31 नंबर क्वेश्चन है कि 4 की पावर 96 को 5 से विभाजित किया जाएगा तो उसका शेषफल क्या होगा। ये 4 की पावर 96 है, ठीक, और इसको डिवाइड करना है 5 से, और पूछा जा रहा है रिमाइंडर। रिमाइंडर निकालने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि सबको गुना करिए फिर भाग दीजिएगा। अगर सबको गुना करके भाग देने की बात करेगा तो कभी बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि 4 की पावर 96 करना मुश्किल हो जाएगा। तो आप करिए क्या, पहले भाग दे दीजिए फिर गुना करिए। भाग देकर गुना करिए या गुना करके भाग करिए, रिमाइंडर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप बेस को डिवाइड करिए, तो 4 को 5 से डिवाइड करिएगा, रिमाइंडर -1, क्योंकि इससे तो यही बड़ा है ना जिससे हम भाग कर रहे हैं। और -1 की पावर 96 करेंगे तो ये हो जाएगा +1। बस ख़त्म। तो +1 कौन सा ऑप्शन है, नहीं है तो डी हो जाएगा। यही अगर माइनस में आ जाता, अगर मान लिया जाए कि यही पे सवाल में 93 यहाँ रहता, कहता इसको 5 से डिवाइड करिएगा, रिमाइंडर क्या होगा, तो आप यहाँ पे डिवाइड करते तो यहाँ -1, और -1 की पावर 93 तो ये -1 होगा ना, क्योंकि ये ऑड नंबर है, विषम संख्या है। लेकिन माइनस में रिमाइंडर तो वैलिड है नहीं। वो अलग बात है कि कैलकुलेशन के लिए हम माइनस का यूज कर लेते हैं। तो इसको प्लस बनाने के लिए आपको क्या करना है, इसमें इसको माइनस कर देना है। तो 5 में 1 करिएगा माइनस, तो कितना हो जाएगा 4। तो 4 हो जाता, कब, जब यहाँ 93 रहता तब। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखिए, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे कि कम से कम जो है टाइम में ये बन जाए। समझिए क्या करना है। इसमें बोल रहा है 5 + √10 है। आप करिए क्या, 5 + √10 जो दिख रहा है, 5 को आप लिख सकते हैं √5 + √5, या 2 गुना √5 लिख सकते हैं क्या। 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलिए। हाँ, √5 × √5 लिखाएगा, बहुत अच्छा। उसके बाद में ये जो 10 है, इसको आप √5 गुना √2 लिख सकते हैं। अगर यहाँ तक लिख सकते हैं तो आगे की बात जो है ध्यान से सुनना है। ये 5 √5 है, फिलहाल इसको रह दीजिए। और ये है 2, और ये 20 को लिख सकते हैं 4 × 5 = 20। हमें 2 टुकड़ा में 1 टुकड़ा कोशिश ये करनी है कि उसका स्क्वायर रूट निकल जाए। जैसे 10 दूना 20 भी आप करिएगा तो उसमें क्या होगा, ना तो 10 निकलेगा ना तो 2 निकलेगा। लेकिन जैसे ही हम 4 × 5 = 20 करेंगे तो 4 का 2 निकल जाएगा बाहर, और 5 क्या रह जाएगा अंदर में। उसी प्रकार 32 को 2 टुकड़ा बनाइए, 16 दूना 32 यानी 4√2, और 25 दूना 50 यानी 5√2। ऊपर अगर आप देखिएगा कहीं पर कोई दिक्कत नहीं ना है। इसको है ना, 2 तो पहले से था ना, तो 2 दूना 4√5 होगा, बहुत अच्छा। ऊपर देखिए तो √5 है कॉमन, तो √5 कॉमन लीजिएगा तो √5 + √2 बचेगा। और नीचे देखिए 5 √5 में 1 √5 गया, 5 √5 में 1 √5 जाएगा तो यहाँ √5 बच जाएगा, और उसके बाद 5 √2 में 4 √2 जाएगा, तो प्लस कितना √2। और ये वाला पार्ट देखिए तो कट गया पूरा, यानी आ गया √5। तो देखने में लग रहा था काफ़ी कैलकुलेटिव है, लेकिन बाहर निकाले तो तुरंत कैंसिल आउट हो गया। तो √5 हो जाएगा, यानी इसका भी डी हो जाएगा। आगे देखिए, इसको पढ़िए। क्या लिखा हुआ है, 15,000 रुपया की राशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में एक ही ब्याज की दर पर R% वार्षिक दर से 96 रुपये का अंतर है। तो R का मान क्या होगा, यानी रेट आपसे पूछा जा रहा है। 2 साल का अंतर हमेशा आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का ये डेटा याद रखना है, R²/100%, ठीक है। तो R²/100%, किसका R²/100%, तो जो भी प्रिंसिपल है उसका R²/100% 2 साल के अंतर के बराबर होता है। और 2 साल का अंतर दे रखा है कितना, 96। प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 15,000, और R², तो R तो मुझे पता ही नहीं है, आइए इतना %, बस इसको सोल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। परसेंट के लिए 2 जीरो हट जाएगा ना, और 1 जीरो, या 50 से काट दीजिए, 50 से 2 बार में और 50 से 3 बार में,
और 3 से काट दीजिएगा इसको, कितना 32 बार में, यानी 32 दूना तो 64 का स्क्वायर रूट निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 8, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट आ जाएगा 8%। तो ये आपको याद रखनी है कि कभी भी 2 साल का अंतर कहेगा तो 2 साल का अंतर क्या होता है आर स्क्वायर बाई 100%। तो जो भी प्रिंसिपल आप मानिएगा उसका आर स्क्वायर बाई 100% करिएगा। इसको करिए। करा एक दूध विक्रेता यह दावा करता है कि वह दूध को केवल लागत कीमत पर बेच रहा है। लागत कीमत पर बेच रहा है मतलब अगर वो 100 रुपये में खरीद के लाया है तो 100 रुपये में ही बेच रहा है। उसके बावजूद भी कहता है कि उसको 20% का लाभ हो रहा है। ये तो गड़बड़ है कि हम जितना में अगर खरीद के लाए हैं उतना ही में अगर हम बेच रहे हैं, उसके बावजूद भी हम बोल रहे हैं कि हमको फ़ायदा हो रहा है। इसका मतलब पूरी बात है कि वो पानी ज़रूर मिला रहा होगा। जो फ़ायदा मतलब पानी का तो फ़ायदे हो रहा है। ये तो खुद बोल रहा है ना कि हम जितना में खरीद के लाए थे जैसे लीटर वैसे ही बेच रहे हैं, लेकिन फ़ायदा हो रहा है फिर भी, इसका मतलब वो पानी एक्स्ट्रा मिला रहा है। यानी जो लाभ दिख रहा है वो पानी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि उसने दूध में कुछ मात्रा में पानी मिलाता है। तो कहता है इस मिश्रण में दूध का कितना परसेंट है, दूध कितना परसेंट है। मान लिया जाए कि प्योर दूध जो था वो 100 रुपये लीटर खरीद के लाया था, लेकिन उन्होंने क्या किया, लाभ ले रहा है, यानी जो प्रॉफिट ले रहा है ये 20 का, यानी यहाँ पे जो मिक्सचर हो जाएगा वो हो जाएगा 120। समझिए वो 100 रुपये खरीद के लाया था, लेकिन वो बता रहा है सामने वाले को हम 120 रुपये खरीद के लाए हैं। इसका तो मतलब यही हो रहा है। तो यही बोल रहा है कि पूरे मिश्रण में दूध का प्रतिशत बताइए क्या होगा। तब पूरा मिश्रण 100 होगा या 120 होगा? पूरा मिश्रण 120 होगा। तो 120 आपको नीचे लिखना है, और दूध की मात्रा में पूछ रहा है तो 100। अब परसेंट में किसी भी चीज़ को बदलना हो तो 100% से गुना। कैसे करिएगा इसको, 2 से 5 बार में और 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में और 50 बार में, यानी 250/3%। याद रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं कहिएगा तो हम एलिगेशन लगा देंगे। लगा दें एलिगेशन? अच्छा ठीक है, एलिगेशन लगा देते हैं। बहुत अच्छा। तो इसमें हम लोग एलिगेशन लगाने के लिए सीखते हैं। देखिए कैसे एलिगेशन लगेगा। ये तो गायब हो गया ना, ये तो दिक्कत हो गया। चलिए कोई बात नहीं, रहने दीजिए, इसको छोटा कर देते हैं। आ गया सब ना? चलिए क्वेश्चन तो याद हो गया होगा ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि एक दूध विक्रेता दावा करता है कि दूध को केवल लागत मूल्य पर बेचता है, ठीक है, और 20% का लाभ ले रहा है। ये दूध है और ये पानी है। मान लिया जाए दूध लाया होगा 100 रुपये लीटर खरीद के, है ना, लेकिन जो पानी मिलाएगा उसको खरीद के थोड़ी मिलाएगा, वो तो ऐसा ही मिला देगा ना। तो कभी भी दूसरा चीज़, जो चीज़ मिलाया जा रहा है उसका रेट ना दिया हो तो आपको क्या करना, उसका रेट मानना है 0 रुपये लीटर। तो 0 रुपये लीटर रहा होगा। उसके बाद बोल रहा है अगर यहाँ क्रय मूल्य है, यहाँ क्रय मूल्य है, तो यहाँ भी क्रय मूल्य चाहिए। एलिगेशन का तो यही रूल है। तो अगर ये बोल रहा है कि हम लागत मूल्य पर बेच रहे हैं, मतलब हम 100 में ही बेच रहे हैं, उसके बावजूद भी हमको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका तुलना 120 से और लागत मूल्य निकालना है तो 100 से। ठीक, तो यहाँ से अगर आप सोल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा, 250/3 आ जाएगा। अब यहाँ से डिफरेंस ले लीजिए, तो इधर से डिफरेंस करिएगा तो हो जाएगा 250/3, और ये डिफरेंस करिएगा तो हो जाएगा 50/3। 3 से 3 कट जाएगा, 50 से 1 बार में, 50 से 5 बार में। तो ये पूरा मिक्सचर हो गया 5 और 1 6। तो ये पूरा मिक्सचर अगर 6 हो जाएगा, जिसमें दूध का पूछ रहा है तो 5 ऊपर, अब परसेंट में लाना है तो 100% से, तो डायरेक्ट वही चीज़ आ जाएगा। तो आप एलिगेशन भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। आप चाहें तो कैलकुलेशन को और ईजी कर सकते हैं। जैसे बटा में 3 आया तो 3 से सबको कर लीजिए गुना, तो 3 से करिएगा तो 300, 0 आई 250, तो डायरेक्ट यहाँ से आ जाएगा कितना, 50, और उधर 1 5 और 1 हो जाएगा 50 और 10। ठीक है, तो आप एलिगेशन भी लगा सकते हैं। हाँ, नहीं तो डायरेक्ट इसको करिए। कभी भी ये क्वेश्चन दिख जाए तो आंसर करना है बस 2 सेकेंड में। 20% लाभ, 120 नीचे 100 ऊपर गुना 100, बस। 25% का लाभ, 125 नीचे 100 ऊपर गुना 100, बस खत्म हो जाएगा। फ्रैक्शन पार्ट निकालिए, फिर 100 से गुना करके परसेंट में निकाल दीजिए। तो प्रैक्टिस अगर बार बार करते रहिएगा तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। इसको करिए।
ऐसा वाला क्वेश्चन तो हम लोग किए भी बहुत बार, है ना। बोला ये जा रहा है कि यदि 6 cm, 8 cm और 10 cm त्रिज्या वाले 3 धात्विक गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, नए गोले का व्यास पूछ रहा है। पिघला के जब भी कुछ नया चीज बनाया जाएगा तो आयतन बराबर होता है, और गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r³। लेकिन 4/3 पाई को कभी लिखना ही नहीं है, क्योंकि कॉमन लेके वैसे भी कट जाएगा, वो तो कांस्टेंट है। तो आपको सिर्फ r³ करना है, यानी 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब बराबर r का क्यूब। बस इसको सोल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन व्यास पूछ रहा है तो जो भी आंसर आएगा उसमें 2 से आपको गुना कर लेनी है। तो 10 का क्यूब 1000, 64 512, तो 1512 और 6 का घन 216, कितना आ जाएगा? तो 1728 का क्यूब रूट निकाला है। ऐसे डायरेक्ट क्यूब रूट निकल जाता है। किसका क्यूब करेंगे कि लास्ट में 8 आएगा? 2 का। 3 डिजिट को उड़ा दीजिए, बच गया 1। किसका क्यूब करेंगे कि 1 या उससे जस्ट कम आएगा? तो 1 का। यानी त्रिज्या 12 आ गया, लेकिन व्यास पूछ रहा है, तो 12 दूना कितना हो जाएगा? 24 cm। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में। बोला ये जा रहा है कि एक परीक्षा में 94% छात्र पास हुआ और 33 छात्र फेल हुआ, तो परीक्षा में कितना छात्र सम्मिलित हुआ? टोटल छात्र पूछ रहा है। वहाँ बोल रहा है कि 33 छात्र फेल हुआ, वहाँ क्या बोल रहा है कि 33 छात्र फेल हुआ। और अगर टोटल 94% पास हुआ है तो आप टोटल मान लीजिएगा 100, तो टोटल 100 रहा होगा, जिसमें पास कितना? 94। तो फेल कितना हुआ होगा? 6 हुआ होगा। तो फेल का तुलना फेल से निकालना है। सम्मिलित कितना हुआ था? तो हमने तो 100 माना है, काट दीजिए। 3 से 2 बार में और 3 से 11 बार में, 2 से 50 बार में, 11 पचे 55 यानी 550। यानी कौन सा ऑप्शन सही है बताइए? ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। कुछ क्वेश्चन काफ़ी इजी पूछ दिया जाता है, इसको करिए। करा ए बी इतना है, बी सी इतना है, तो ए बी सी कितना होगा? देखिए दोनों में कॉमन कौन सा पार्ट दिख रहा है? दोनों में बी दिख रहा है। तो यहाँ बी का वैल्यू 4 यूनिट है ना, और यहाँ बी का वैल्यू 6 यूनिट है। बस इसको सेम कर लीजिए, ख़त्म हो गया। तो कैसे सेम करिएगा? तो 4 और 6 का एलसीएम 12 होता है, तो 12 बनाने के लिए 4 को कैसे गुना? तो इसको 3 से, तो इसको भी 3 से, और यहाँ 12 बनाने के लिए 6 को कैसे गुना? तो 2 से सबको कर लिए, बस हो गया काम खत्म। अलग से लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। ए बी सी का रेशियो चाहिए, तो ए हो जाएगा 3 तिया 9, बी कहीं से भी उठाइएगा सेम पकड़ाएगा, 4 तिया 12, और सी हो जाएगा 7 दूना 14। कभी भी इस तरह से बनाइएगा तो इसको काटने की जरूरत नहीं पड़ता, स्टैंडर्ड फॉर्म में आता है 9 12 14। अगर ना आया हो समझ में तो मेथड बदल दूंगा, बोलिएगा तो कोई दिक्कत? हाँ, कभी भी दिक्कत रहेगा तो बोलिएगा, हमारे पास बहुत सारे तरीका है बताने का। इसको देखिए करके। अब हमें क्या करना है इसमें? करा यदि 8 पुरुष किसी कार्य को 14 दिन में कर सकता है, तो 7 पुरुष उसको कितना दिन में करेगा? कितना सिंपल है। 8 आदमी 14 दिन में, काम और समय एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होता है ना, तो गुना करिए। तो 14 दिन में अगर कर सकता है, तो आगे बोल रहा है कि 7 पुरुष उसी कार्य को कितना दिन में कर पाएगा? बस गुना कर दीजिए आंसर। 8 दूना 16 दिन। आगे देखिए, ये क्वेश्चन है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इसका एक गुणनखंड है? तो गुणनखंड की अगर बात कर रहा है तो आप गौर से देखिएगा, तो यहां से लेकर यहां तक कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? डायरेक्ट आपको x कॉमन दिख रहा है। तो x कॉमन अगर लीजिएगा तो हो जाएगा x³, ये हो जाएगा y³, ये हो जाएगा z³। बहुत आसान क्वेश्चन है। और उसमें y कॉमन लीजिएगा तो फिर से वही चीज़ आ जाएगा x³ y³ और z³। फिर से दोनों टर्म में कॉमन ढूंढिए क्या है। तो x³ y³ z³ अगर कॉमन ले लीजिएगा
तो इसमें वाला बच जाएगा x और उसमें बच जाएगा y। अब दोनों में से कोई भी रहेगा, सब फैक्टर है, ये भी एक फैक्टर है, ये भी एक फैक्टर है, कोई भी ऑप्शन रहे। क्या इसमें से कोई है ऑप्शन में? कोई नहीं है, तो आपको डी मारना है बिल्कुल निश्चिंत होकर, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। और बोलिए, सही है ना? ये तो एक लाइन का था, अब इसमें तो मैंने सोल्व भी कर दिया। फैक्टर का मतलब वही होता है ना, कटने वाला। इसको करिए। इसमें क्या बोला जा रहा है? बोल रहा है कि केंद्र O और त्रिज्या 6 cm वाले वृत्त C पर विचार कीजिए। वृत्त C के क्षेत्रफल और O पर 80 डिग्री का कोण अंतरित करने वाले C के त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में क्या अंतर है? हालांकि बिना फिगर का भी हो जाएगा, लेकिन फिगर थोड़ा सा बनाइएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, मान लिया जाए कि एक सर्कल है, ठीक, और O इसका सेंटर है। सर्कल का सेंटर का नाम क्या है? O, और सर्कल का नाम दे रखा है C फॉर सर्कल। कह रहा है कि O पर 80 डिग्री का कोण अंतरित करता है। O पर 80 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का कोण बनता है? 80 डिग्री। तो हमसे बोला जा रहा है, अच्छा आप ये बताइए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको त्रिज्यखंड बोलते हैं, सेक्टर जिसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल, नहीं, दोनों का अंतर पूछ रहा है। तब वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो आप जल्दी से इसमें वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तब वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर। तब पाई आर स्क्वायर, और आर कितना है? ऊपर दे रखा है ना 6, तो 6 का स्क्वायर 36, यानी क्षेत्रफल आ गया 36 पाई स्क्वायर cm। उसके बाद त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा? थीटा बटे 360। तो थीटा कितना है? 80। तो 80 बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर, सही है ना? 40 से 2 बार में और 40 से 9 बार में, 6 का स्क्वायर 36, तो 9 चौ 36, 4 दूना 8 पाई। अब अंतर पूछ रहा है, तो अंतर कर लीजिए जल्दी से। 36 में से 8 गया, 28 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन ऑप्शन? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, बोलिए, आया समझ में? तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कई बार क्या होता है ना कि आप क्वेश्चन को ढंग से अगर पढ़ लेते हैं तो बन जाता है, पढ़ने मात्र से बन जाता है। इसको देखिए, बोला क्या जा रहा है, इसको पढ़िए पहले। बोल रहा है साइन थीटा प्लस कौशिक थीटा 2 है, तो साइन की पावर 4 थीटा, कौस की पावर 4 थीटा। आप एक गौर करिएगा, अगर जोड़ के 2 दे रहा है तो थीटा का कोई वैल्यू सोच सकते हैं आप? 90। साइन 90 बन होगा, और साइन का उल्टा कौशिक होता है वो भी बन, यानी पक्का है कि थीटा बराबर कितना रहा होगा? 90 डिग्री रहा होगा। अगर वो 90 डिग्री पर सेटिस्फाइड कर रहा है तो वहाँ देखिए साइन 90 कितना होगा? तब 1 की पावर 4 करिएगा 1, और कॉस 90 0 होता है, जोड़िएगा तो 1 आएगा, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए, इसको कैसे कीजिएगा? हाँ, इसमें भी वैल्यू पुट कर लीजिए। थीटा कहाँ कहाँ तक ले सकते हैं? 0 भी ले सकते हैं, 90 भी ले सकते हैं, अच्छी बात है। कह रहा है साइन एक्स प्लस रूट 3 कॉस एक्स बराबर 1 है, तो एक्स का वैल्यू तो डायरेक्ट ऑप्शन से रखना है। अगर 90 रखिएगा तो साइन 90 क्या होता है? 1, और कॉस 90 0, बिल्कुल 90 पर सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी एक्स बराबर हमें क्या रखना चाहिए? 90 डिग्री। 90 डिग्री रखाएगा ना। आगे देखिए, इसको करिए। बोल रहा है समीकरण के निम्न समूह पर विचार कीजिए। ये जो भी समूह दिया है उस पर आपको बोल रहा है विचार करने के लिए। ये पहला इक्वेशन है, ठीक है। अगर इसमें आप 3 कॉमन ले लीजिएगा तो यही इक्वेशन बन जाएगा, नहीं 2x माइनस वाई बराबर, ये भी तो 0 हो जाएगा। तो जब कॉमन लेने पे 2 इक्वेशन सेम हो जाता है तो उसका जो सॉल्यूशन होता है वो अनगिनत होता है, अनंत सॉल्यूशन होता है। या सीधा सीधी आप जानिएगा कि a1 बाई
A2 पढ़े होंगे, B1/B2 बराबर C1/C2। तो इस तरह से अगर सभी के सभी बराबर हो जाए तो इस कंडीशन में क्या होता है, मेनी सॉल्यूशन होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन क्रिएट ये किया है कि बराबर में 0 दे रखा है, और 0/0 तो नॉट डिफाइंड होता है, वो तो डिफाइंड ही नहीं है। तो आपको उसको नहीं देना है, देखना है आपको केवल यही राइट साइड देखना है, लेफ्ट साइड, कि दोनों तो सेम ही इक्वेशन है। आप गौर थोड़ा सा कीजिए कि 2x माइनस वाई बराबर 0, तो दुनिया में ऐसा एक्स वाई का अनंत वैल्यू है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर सकता है। अगर आप y को 0 कर लीजिएगा तो x भी 0 आएगा, y को यहाँ 1 कर लीजिएगा तो x क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो हर बार हम वैल्यू रखते जाएंगे और हर बार अलग अलग आंसर आते जाएगा और इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता जाएगा। तो इसका तो अनंत सॉल्यूशन है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम दूसरे इक्वेशन पे विचार करते हैं, तो कंपेयर करने से पता चलेगा। कंपेयर करिए तो इसका कोफिशिएंट 3 है और उसका कोफिशिएंट 12 है। फिर सेकेंड टाइम इसका कोफिशिएंट -4 है और उसका -20 है। अब अगर गौर से देखिएगा तो ये आ जाएगा 1/4, ये आ जाएगा 4×5 = 20 यानी 1/5। क्या ये दोनों बराबर आ रहा है? जब भी पहले ही लाइन क्लियर ना रहे तो इसका जो सोल्यूशन होता है वो अद्वितीय होता है, यानी एक्स वाई का एक ही आंसर निकल पाएगा। तो दूसरा वाला का अद्वितीय होगा और पहला वाला का अनंत होगा। कौन सा ऑप्शन में ऐसा लिखा है? समूह 1 में अनंत हल है और समूह 2 का अद्वितीय हल है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा, आगे पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। इसको देखिए, बोल रहा है 3 धन पूर्णांक। इसको भी जरा ध्यान से समझिएगा। 3 धन पूर्णांक है। पूर्णांक किसको बोलते हैं? जो पूरा पूरा नंबर लिखा हो, जैसे 10, 20, 100, 50, ये सब पूरा होता है, बिना डेसिमल वाले को पूर्णांक बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। उसमें भी प्लस वाला होना चाहिए। कोई भी दो संख्याएं समान नहीं है, मतलब तीनों संख्या अलग अलग है और उसकी माध्यिका जो है वो 5 है। तो 3 संख्या दिख रहा है और तीनों संख्या की माध्यिका कितना है? 5 है। देखिए माध्यिका वो कैसे निकाला होगा। माध्यिका जब डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, आरोही या अवरोही क्रम में जब सजाया जाता है, तो बीच में जो वैल्यू आता है उसको माध्यिका कहते हैं। यानी 5 जो आया होगा कहीं ना कहीं बीच में ही आया होगा, है ना। उसके बाद इन पूर्णांकों के समांतर माध्य न्यूनतम संभव मान क्या है? अब यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल बना दिया क्या, कि समांतर माध्य बताना है लेकिन न्यूनतम बताना है ना। अच्छा, ये अगर असेंडिंग ऑर्डर में रहा होगा तो ये वाला नंबर जो भी यहाँ रहा होगा उससे ये बड़ा रहा होगा, और यहाँ वाला जो भी नंबर रहेगा उससे ये छोटा रहा होगा। तो 5 से छोटा आप बहुत सारे नंबर सोच सकते हैं, लेकिन पूर्णांक में सोचना है, वो भी धन पूर्णांक। क्या क्या सोच सकते हैं बताइए? 1 क्यों नहीं? 0 क्यों नहीं? 0 नहीं होगा क्योंकि 0 धन पूर्णांक नहीं है। 0 नीदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव। तो आप 1 ले सकते हैं 5 से छोटा, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, ये सब ले सकते हैं। और 5 से छोटा, 5 से बड़ा हम तो अनगिनत वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन सवाल में इसीलिए पूछा है कि न्यूनतम संभव मान बताइए। तो न्यूनतम ये तभी संभव होगा जब यहाँ पे सबसे छोटा वैल्यू लेंगे यहाँ, और यहाँ भी सबसे छोटा वैल्यू लेंगे, यानी 6। क्योंकि इससे बड़ा भी हम कर सकते हैं। अगर 2 रखेंगे तो 6 2 8 5 13/3 आ जाएगा। 1 रखेंगे तो 6 5 11 1 12/3 का मतलब 4 आ जाएगा। तो इससे थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो माध्य बड़ा हो जाएगा, लेकिन हमें माध्य का वैल्यू बड़ा नहीं करना है, हमें तो छोटा करना है। इससे छोटा आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 1 से जैसे ही आप जाइएगा छोटा तो फिर धन पूर्णांक नहीं रहेगा, धन पूर्णांक नहीं रहेगा। हमें तो इसका भी ख्याल रखना है ना कि पॉजिटिव इंटीजर बनना भी चाहिए, तो इसलिए यहाँ 1 रखना पड़ेगा। यहाँ आप 6 से 5 से बड़ा अगर कोई धन पूर्णांक सोचिएगा तो 6 ही सोच पाइएगा, क्योंकि आगे तो आप 6 करोड़ भी सोच सकते हैं, लेकिन वो वैल्यू लीजिएगा तो फिर समांतर माध्य तो फिर अलग अलग आने लगेगा, फिर इसका तो आंसर हो ही नहीं सकता है कोई। इसलिए प्रश्न में जरूरी पूछेगा कि समांतर माध्य न्यूनतम संभव मान बताइए क्या होगा, यानी आपसे छोटा ही पूछेगा। अगर यही पूछ देता समांतर माध्य तो फिर इसका आंसर ज्ञात नहीं हम कर सकते हैं। अगर यही सवाल में ये पूछ देता कि उसका समांतर माध्य बताइए तो फिर क्वेश्चन अधूरा हो जाता। क्वेश्चन इसलिए पूरा हुआ क्योंकि वहाँ पे न्यूनतम पूछ दिया है, और न्यूनतम पूछना ही चाहिए, ठीक है। तो इसका माध्य बताइए कितना होगा? 6 5 11 1 12, 12/3 का मतलब कौन सा ऑप्शन? 4, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन पढ़िए।
इसको करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन में से एक है, समझे ना। चलिए इसको कैसे करिएगा बताइए। बोल रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल, मूल मतलब एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू एक दूसरे के पारस्परिक व्युत्क्रम है, यानी रेसिप्रोकल है, उल्टा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आप ये क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आ पाता है, नहीं बन पाता है, तो इसको कैसे बनाते हैं आप लोग। तुक्का नहीं मारना है, सोचना है कि अगर मूल एक दूसरे का उल्टा है तो आप कोई क्या करिए, एक इक्वेशन अपने मन से ले लीजिए, कुछ भी आप जान रहे हैं ना, या कहिएगा इक्वेशन फिर बनाने का भी तो फॉर्मूला हमको नहीं याद रहेगा, तब कैसे करेंगे। तो एक काम करिए, बाय ऑप्शन चलिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हम बनाने का तरीका बता रहा हूँ, अभी केवल ये बता रहे हैं कि हमको कुछ नहीं पता है और मुझे आंसर करना है तो कैसे करें, फार्मूला वगैरह कुछ नहीं पता है। पहला बोल रहा है ए जो है 1/c के बराबर है, दूसरा बोल रहा है ए बराबर सी है। तो आप करिए क्या, ए और सी को बराबर कर लीजिए, यानी इसको अगर आप ए रखते हैं यहाँ पे और उसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए कि इसका मूल बताइए क्या होगा, तो ऐसे तो नहीं पता चलेगा। ये दोनों बराबर रखने के लिए मान लीजिए कि आपने यहाँ 2 रखा, तो आपको यहाँ भी 2 रखना पड़ेगा, और यहाँ आप कुछ रखिए, जो भी बोलिए, चलिए एक्स रख दिया, आपने कहा तो मैंने एक्स रख दिया। अब यहाँ से अगर हम आपसे पूछें कि इसका मूल बताइए क्या होगा, अगर मूल आपसे पूछें तो ये तो सोल्व करने वाला आएगा तब ना। यहाँ 5 रख लेता हूँ, है ना, क्योंकि सोल्व भी तो करने के लिए आना चाहिए, तभी तो चेक करेंगे। अब यहाँ से सोल्व जब आप करिएगा तो यह आ जाएगा 2x स्क्वायर, और इसको क्या लिखिएगा, इसको लिख सकते हैं 4x प्लस एक्स, तो 5x आ जाएगा, और 2 दूना 4 भी सही है। यहाँ से आप जब x कॉमन लीजिएगा 2x, तो ये क्या आ जाएगा x प्लस 2, और ये कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 2, फिर से आप x प्लस 2 अगर कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 2 अगर कॉमन लीजिएगा तो वहाँ क्या आ जाएगा 2x प्लस 1। यहाँ से सोल्व करिएगा तो x बराबर आ जाएगा -2, और एगो आ जाएगा -1/2। आपने यहाँ नोटिस क्या किया कि x का दोनों आंसर एक दूसरे का उल्टा है कि नहीं, एगो -2 है तो दूसरा -1/2 है, यानी ए बराबर सी होना चाहिए, ए बराबर सी होना चाहिए। तो कभी भी बोलेगा कि इसका x का जो आंसर है यानी मूल है एक दूसरे का उल्टा है, तो a और c बराबर होगा। अगर आप फर्स्ट लास्ट को बराबर रख करके आप सोल्व करिएगा तो हमेशा मूल क्या आएगा, बराबर आएगा। लेकिन हम उतना टाइम नहीं देंगे, हम तो बनाना जानते हैं, तो हम कैसे बनाएंगे वो सीखिए। अगर ये सवाल कोई हमसे पूछेगा तो मैं कहूँगा चलो कोई बात नहीं है, दोनों मूल अगर बराबर है, बराबर नहीं रेसिप्रोकल है, तो आप जानते हैं कि 2 मूल अल्फा और बीटा होता है, तो एक मूल अल्फा मानिएगा तो दूसरा जो बीटा आप मानते हैं उसके जगह 1/, अल्फा मानिएगा। अब हम 2 ही फार्मूला जानते हैं, एक अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा इंटू बीटा। अब आपको सोचना है कि जोड़ेंगे तब अल्फा वाला पार्ट खत्म होगा कि गुना करेंगे तब अल्फा वाला पार्ट खत्म होगा, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कर देते हैं, यानी शून्यों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, बीटा की जगह में 1/अल्फा यूज कर रहे हैं, तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला पढ़े हैं ना, c/a होता है, तो c का वैल्यू यहाँ क्या है, c ही है, और a का वैल्यू वहाँ से बताइए a है, और ये कट गया तो यहाँ से a बराबर c आ गया, डायरेक्ट आंसर आ गया, ये सब देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, है ना। तो आप कई तरीक़ों से इसको ध्यान में रख सकते हैं। और भी सवाल पूछ सकता है, कहेगा एक दूसरे का व्युत्क्रम है, कभी कहेगा एक दूसरे का निगेटिव है, कभी कहेगा दोनों रेसिप्रोकल है, कभी कहेगा एक ऐसा इक्वेशन बनाइए जिसका जो जीरोज है इसके दोनों उल्टा है। तो 3 4 5 प्रकार के सवाल बनता है, आप 5 बना लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको देख लीजिएगा एक बार फिर से। इसमें देखिए ये क्या बोल रहा है, कह रहा है 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस m x माइनस 3 द्वारा विभाज्य है। कभी भी कोई इक्वेशन, कोई एक्सप्रेशन किसी एक्सप्रेशन द्वारा पूरी तरह से विभाज्य हो, तो x माइनस 3 से भाग देने पे पूरी तरह से कट रहा है, इसका मतलब इसका शेषफल 0 होगा। तो शेषफल 0 होगा तो हमारा रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि आप x बराबर 3 रखिए, रिमाइंडर 0 आएगा, है ना। इसको बराबर में 0 लगाइएगा ना, तो x बराबर 3, यानी x बराबर 3 रखने पे रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो जहाँ x है वहाँ 3 रख दीजिए,
यहाँ भी 3 रख दीजिए और प्लस m, इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 चौक 36, 36 में से 18 जाएगा 18, यानी m बराबर -18। ठीक है, तो पूछ रहा है m का सबसे बड़ा भाजक बताइए क्या होगा। तो -18 कटना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी नंबर से कटना चाहिए। तो सबसे बड़ा नंबर इसमें 18 हमको दिख रहा है, तो 18 से ही पूरा पूरी कट जाएगा कि नहीं, -1 बार में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 18। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, ये थोड़ा सा पता नहीं अलग से कर दिया है। यहाँ पे -3 होता है, -m होता है। ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे +m, वहाँ क्या होना चाहिए, -m। तो m बराबर 18 आएगा, तब भी उसका आंसर 18 होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ये है, तब भी उसका आंसर हम ये दे सकते हैं, क्योंकि -18 भी तो 18 से कटता है। कोई जरूरी कि पल से 18 से कटता है, -18 भी कटता है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, आगे बोलिए, इसको करिए। इस टाइप के क्वेश्चन में भी दिक्कत होता होगा, काफ़ी दिक्कत होता होगा। हाँ, मैंने इस टाइप का क्वेश्चन में काफ़ी प्रॉब्लम होता है, हमको पता है। तो x² - 8x इतना के मूल वास्तविक है, क्योंकि देखिए यही बोलता है कि मूल समान है, तो आप तुरंत करते d बराबर 0 है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब सिर्फ वास्तविक बोलता है। तो वास्तविक के लिए कंडीशन होता है d > 0, है ना। हाँ, तो अब क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि उतना टाइम नहीं है बनाने का, क्योंकि इसको भी हम सोल्व करने जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग सकता है, तो हम बाई ऑप्शन भी तो सोच सकते हैं, कौन बड़ी बात है। जैसे इक्वेशन दिया हुआ है x² - 8x + a² - 1 आप इसको बनाने जाइएगा तो काफ़ी टाइम लग सकता है। तो इसका टेक्निक समझिए, बाई ऑप्शन चलिए। यहाँ पे अगर गौर से देखिएगा ना, तो बोल रहा है a का वैल्यू -2 और -8 ले सकते हैं। देखो इक्वेट वाला बात है, इक्वल वाला बात है, तो वास्तविक का मतलब होता है कि d बराबर 0 भी हो सकता है, या तो d का वैल्यू 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो हमें बराबर में तो सेटिस्फाइड हो ही जाएगा, सब में बराबर है, उसको छोड़ देना। बराबर वाला होगा ही होगा, अगर ये बराबर वाला नहीं है तो पहला नंबर ही गायब होगा, पहला नंबर वो गायब होगा। इसलिए क्योंकि सिर्फ वास्तविक कहने से दो चीज़ का बोध होता है, एक d बड़ा या बराबर होगा 0 से। तो सिर्फ वास्तविक कहेगा तो ये वाला साइन बोलना बहुत जरूरी है। हाँ, अगर वास्तविक और अलग अलग मूल बोलेगा, है ना, मतलब भिन्न मूल बोलेगा कि अलग अलग x का 2 अलग अलग आंसर आता है, तब खाली d > 0 होगा। लेकिन सिर्फ वास्तविक कहने से ऐसा भी हो सकता है कि d बराबर 0 होगा तब भी वास्तविक होगा, और d > 0 होगा तब भी वास्तविक होगा। तो ये वाला कंडीशन तो फुलफिल होना ही चाहिए। तब बी ऑप्शन में नहीं ऐसा वाला था तो पहले नंबर उसको भगा दिए। अब रही लड़ाई इसमें ए और सी में। अब आप करिए क्या कि अब बराबर वाला छोड़िए, -2 से, ए का वैल्यू -2 से बड़ा सोचिए। तो -2 से बड़ा क्या आप सोच सकते हैं, -1। अब कोई एक वैल्यू पे सेटिस्फाइड हो रहा है मतलब वही सही है, क्योंकि एक बार ऐसा नहीं होगा कि एक बार सेटिस्फाइड होगा एक बार नहीं होगा, वो हर बार होगा तो होगा हर बार, ना तो नहीं होगा तो कभी नहीं। और ए का वैल्यू 8 से छोटा सोचिए, 7 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, जो मन करे वो ले लीजिए। क्या ले बोलिए, 5। अच्छी बात है, हमने 5 ले लिया। अब आप एक बार -1 रखिए और एक बार 5 रखिए और चेक करिए कि वास्तविक आता है कि नहीं आता है ना, यानी डी जो आना चाहिए 0 से बड़ा आता है कि नहीं आता। अगर आ जाएगा तो यही आंसर सही है, और नहीं आएगा तो फिर आगे जाएंगे। चेक करना जल्दी बन जाएगा बजाय इसको सोल्व करने का। ऐसे तो मुझे याद है आंसर डायरेक्ट ये होता है, कभी भी ऐसा वाला रहे ना तो इस तरह से होता है, तो आपको याद कर लेनी है कि इस टाइप से रहेगा तो इस टाइप से कर लेना है। लेकिन मुझे नहीं अगर पता रहेगा तो हम कैसे कर पाएंगे। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा -8x, a², तो -1 का स्क्वायर कितना 1 और 6a, तो ये प्लस ना 6 हो जाएगा, यानी ये ओवरऑल कितना आ गया, ये 7 आ गया। यहाँ a बराबर 1, ये a अलग है, बड़ा a कर देता हूँ, b बराबर -8 है, यहाँ से c बराबर कितना, तो d निकाल के देखिए, d क्या हो जाएगा b² - 4ac, ये माने में होना चाहिए 4ac, खाली प्लस में आना चाहिए बस। तो देखिए तो 64 में से 28 घटेगा तो प्लस में आएगा कि नहीं, तो ये वाला तो कंडीशन सेटिस्फाइड कर गया। अब हम 5 रख के देखते हैं। अगर आप 5 रखिएगा तो 5 का स्क्वायर 25 और 5 × 30, यानी -5 आ जाएगा, -5 आएगा ना सी का वैल्यू। तो यहाँ से जब डी निकालिएगा तो आ जाएगा b² - 4ac, यानी 64, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4ac, ये तो वैसे भी प्लस आ रहा है, तो 0 से तो वैसे भी बड़ा आएगा, यानी 100% ये ऑप्शन बिल्कुल। इसको ऐसे बनाया जाता है, इसको हम सोल्व भी कर सकते हैं, नंबर लाइन पे आपको दिखा भी सकते हैं कि ये आंसर कैसे संभव है, लेकिन उसमें काफ़ी
2 मिनट 3 मिनट टाइम चला जाएगा। तो आपको कभी भी इस तरह से रहेगा तो आप बाई ऑप्शन से कर लीजिएगा, सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है इसमें। अब इसको करिए। इसमें क्या बोला जा रहा है कि r त्रिज्या वाले वृत्त तथा उसमें अंतर्निहित मतलब अंदर में वर्ग के क्षेत्रफल का अंतर क्या होगा। फिर से लाइन को पढ़िए। r त्रिज्या वाला वृत्त है और वृत्त के अंदर कौन है, वर्ग है। तो वृत्त के अंदर वर्ग है तो पहले आपको वृत्त बनाना होगा। तो जो आपने एक जैसे मान लीजिए कि एक वृत्त बनाया और इसके अंदर एक प्यारा सा वर्ग है जिसको हम लोग स्क्वायर कहते हैं। अगर ये वर्ग है, अगर ये वर्ग है तो अगर इसको आप मिला दीजिएगा ना, क्योंकि वर्ग का प्रत्येक को 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री सर्कल में तब यहाँ पे बनता है जब ये पूरा डायमीटर रहता है। ये डायमीटर रहेगा तब ना अर्धवृत्त का कोण समकोण होगा। तो ये पक्का डायमीटर होगा, यानी डायमीटर होगा तो बीच में कहीं पर उसका क्या होगा, सेंटर होगा। यानी यहाँ पे मान लिया जाए कि यहाँ पे इसका क्या होगा, सेंटर होगा। अब एक बात बताइए, इसका त्रिज्या कितना बोल रहा था, r। तो ई आर मिला के पूरा कितना हो जाएगा, ये 2r हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये त्रिज्या तो वृत्त में पता चल रहा है कि 2r है, त्रिज्या नहीं r है ना त्रिज्या। तो आप मुझे ये बताइए कि ये तो वर्ग का विकर्ण का भी काम कर रहा है ना, तो क्या हम वर्ग के विकर्ण से भुजा नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि ये वर्ग है। तो अगर ये 2r है ना, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, 2√2 इंटू साइड बराबर हो जाएगा 2r। तो ये √2 से 2 को √2 बार में काट सकते हैं, यानी यहाँ से साइड आप कितना निकाल सकते हैं, √2r। बस खत्म हो गया बात, अब गेम खत्म हो गया। तो अब आपको क्या करना है बताइए। वृत्त का क्षेत्रफल बोलिए क्या होगा, πr² हो गया, πr² माइनस वर्ग का क्षेत्रफल बोलिए क्या होगा, भुजा स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करिए तो हो जाएगा 2r²। सही है ना। जब आप इसका स्क्वायर करिएगा तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो √2r का स्क्वायर करिएगा तो 2r², यहाँ से r² कॉमन लीजिएगा तो पाई माइनस 2। अब पाई के जगह हम क्या रख सकते हैं, 22/7। अब माइनस कितना 2, तो 7 दूना 14, तो 22 में से 14 जाएगा 8, यानी आ जाएगा 8r²/7। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए। तो ये बिल्कुल सही है। तो आसान आसान क्वेश्चन है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसको देखिए करके, इसको कैसे बनाइएगा। इसमें बोला ये जा रहा है कि 6.5 मीटर गुना 4 मीटर की माप वाले एक कमरे के फर्श को वर्गाकार संगमरमर के टुकड़ों से सुसज्जित करना है। तो बड़े से बड़े संभव टुकड़ों की लंबाई क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि यही कमरा है और इसमें अगर मुझे टाइल्स लगाना है और हम चाहते हैं कि बड़ा से बड़ा साइज का टाइल्स लगे। ऐसे छोटा से छोटा कहेगा तो फिर कभी निकल ही नहीं सकता उसका कोई आंसर, वो काफ़ी छोटा कर देगा। तो कोई बगल वाले कहेंगे हम और छोटा लगाएंगे, तो कहेंगे हम और छोटा लगाएंगे, तो फिर नंबर टाइल्स तो कभी निकल ही नहीं सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब भी कमरा में टाइल्स लगाना होगा तो वो सवाल में बोलेगा कि बड़ा से बड़ा माप वाला टाइल्स हमको लगाना है ना, और फोड़ना उड़ना ना पड़े, पूरी तरह से फिट बैठ जाए। तो कभी भी ऐसा सवाल रहे तो उसका SCF निकालिएगा, मसा यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो मसा आप निकाल लीजिए। तो 6.5 मीटर को सेंटीमीटर बदलिए तो 650 सेंटीमीटर, और 4 मीटर को सेंटीमीटर बदलिए। अब ये दोनों का मासा कैसे आप लोग निकालते हैं जी बताइए। जनरल जैसे निकालते हैं वैसे निकालते हैं, लेकिन मैं कहूँगा आप ये दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 250। अगर आपने दोनों का डिफरेंस लेने में समर्थ हो गया है तो अब करिए क्या 250 से कटेगा, ये सब नहीं कटेगा। तो फिर इसका फैक्टर करना चालू करिए, 5 से लगाइए 50, क्योंकि हमें बड़ा फैक्टर चाहिए। क्या 50 से ही दोनों कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा। यानी 50 cm का टाइल्स लगाइए, एकदम लग जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है। तो 50 cm का वर्गाकार टाइल्स है, मतलब एक भुजा 50 है। अगर एक टाइल्स का क्षेत्रफल आपसे पूछेगा तो 50 × 50 यानी 2500 स्क्वायर,
या आप 0.5 कर लीजिए ना, सेंटीमीटर में ना था। आप डिवाइड करिएगा तो आपसे नंबर ऑफ टाइल्स पूछेगा, तो नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकालिएगा? ये तो आपने टाइल का माप बताया कि 50 cm भुजा वाला टाइल्स लगाइए, लेकिन कहेगा कितना टाइल्स लगेगा तब? तो क्षेत्रफल को क्षेत्रफल से डिवाइड करिए, यानी पूरे कमरा के क्षेत्रफल को एक टाइल के क्षेत्रफल से डिवाइड करिएगा तो नंबर ऑफ टाइल्स निकल जाएगा। ठीक, और ये पॉइंट में नहीं निकलेगा, याद रखिएगा, जब भी निकलेगा तो पूरा पूरी निकलेगा। इसको करिए। क्या बोला जा रहा है इसमें? बोला जा रहा है कि किसी दूरी को तय करने के लिए x व y जो समय लेते हैं उनमें 3 और 5 का अनुपात है। देखिए, दो आदमी गया टहलने के लिए, चलने के लिए, तो x और y जो टाइम लेता है ना, x और y जो टाइम लेता है, x और y जो टाइम लेता है, तो टाइम का रेशियो कितना बता रहा है? 3:5 बता रहा है टाइम का अनुपात। कभी भी दूरी सेम रहेगा तो समय का अनुपात जो देगा, तो चाल का अनुपात अगर निकालना हो तो उसका उल्टा कर दीजिएगा। ठीक है, दोनों की चालों में 18 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर है, 18 किलोमीटर पर आवर का अंतर है, तो यहाँ क्या करिएगा बताइए? 18 किलोमीटर पर आवर का अगर अंतर चाहिए और यहाँ पे कितने का अंतर है, तो 2 को 18 बना दीजिए, तो कितना से गुना करना चाहिए? 9 से। तो 9 से जैसे ही आपने गुना इसमें किया तो ये क्या हो गया? फिक्स हो गया ना, अब रेशियो नहीं रहा, ये फिक्स हो गया। यानी एक्स का चाल अगर यहाँ पूछेगा तुरंत मार दीजिएगा आंसर 45 किलोमीटर पर आवर, बाई का पूछेगा तो 27 किलोमीटर पर आवर। अब ये बोल रहा है कि दूरी चलना है 337 किलोमीटर, 337 दूना 674 और 1 675, तो 675/2 किलोमीटर दूरी चलना है। और यहाँ टोटल दूरी देख लीजिए कितना होगा, 45, 4 गुना समय ना, 45 या 135 ना, हाँ सॉरी, नीचे लिखाएगा ना, दूरी का तुलना दूरी से होगा, दूरी का तुलना दूरी से होगा, तो यहाँ पे ये गलत हो गया। तो ये दूरी है तो इसका तुलना 135 से करिए, ठीक ना? रेशियो वाला दूरी है या ओरिजिनल दूरी है, कंपेयर कर दीजिए दूरी को दूरी से। अब जो पूछेगा उससे गुना कर दीजिए। समय कितना लगेगा? किसका समय? एक्स का समय। तो एक्स का समय कितना है यहाँ पे? एक्स का समय कितना है? 3 है, तो 3 से गुना कर दीजिए, बस काट फिट करिए, आंसर आ जाएगा 135। 5 आ जाएगा 675, 15/2 यानी 7.5 घंटा। कोई दिक्कत है? दिक्कत रहेगा तो हमको रोक लीजिए। नहीं आया समझ में? अच्छा, हाँ नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं है। आप एक काम करिए, यहाँ पे हम करते क्या हैं, ये तो समझ गए होंगे ना कि चाल 3-5 है, समय अगर 3-5 है तो चाल 5-3 हो जाएगा। चाल जो होता है समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है जब दूरी समान होता है। देखिए, अगर दूरी अगर समान है, मान लिया जाए कि हम यहाँ से 50 किलोमीटर का सफ़र डेली करते हैं, तो एक निश्चित चाल से जाते होंगे तो निश्चित समय लगता होगा। लेकिन एक दिन की बात है कि हमने क्या किया, अपना चाल को डबल कर दिया, तो क्या उतना ही समय लगेगा जितना पहले लगता था? नहीं, अब तो समय कम जाएगा। तो चाल बढ़ने से समय घट रहा है, जिस रेशियो में चाल बढ़ेगा उसी रेशियो में समय घटेगा, तो इसको बोला जाता है व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उल्टा। तो दूरी जब सेम रहे तो समय का रेशियो देके चाल का रेशियो पूछे तो तुरंत उलट जाएगा। अब ये बोल रहा था कि 18 किलोमीटर का अंतर है और यहाँ चाल में कितने का अंतर है? 2 का। तो 2 यूनिट बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कितना को? तो 2 यूनिट का वैल्यू अगर 18 है तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हैं, तो आप कहेंगे 1 यूनिट का वैल्यू 9 निकल जाएगा। तब 5 यूनिट का वैल्यू 9×5 = 45 निकल जाएगा, यानी एक्स का चाल पूछेगा तो 45। देखिए, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हुआ इसलिए आपको दिक्कत हुआ है। अगर यही बोलता कि मेरा चाल 45 है, हमको जाना है 180 किलोमीटर, बताइए कितना टाइम लगेगा? तो आप तुरंत कहते 180/45 यानी 4 घंटा लगेगा। तो वहाँ आपने क्या किया? डिवाइड ही किया। तो यहाँ भी हमने डिवाइड किया, तो ये टोटल दूरी था, तो दूरी का तुलना दूरी से, ठीक है। और निकालना क्या है? समय। तो समय एक्स का समय निकालना है, तो 3 से, बाई का समय पूछेगा तो 5 से। इसको सोल्व किया हमने तो ये 5 बार में कट गया, यानी 15/2 यानी 7.5। ठीक है, इसको एक बार और देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, इसको पढ़िए।
इसको कैसे बनाइएगा? करा एक बीचर अचर जो रहे 11 मान, वो लगता है ऊपर हमको कम दिखता है ना, 11 वही लिखा हुआ है देखिए तो, 11 मान उनके परिणाम के वर्धमान का मतलब बढ़ते हुए क्रम में विन्यासित किए गए हैं। मैंने ऐसा हिंदी है कि इसको इंग्लिश समझना बहुत जरूरी है। इसमें चौथा, छठा और आठवां प्रेक्षण 8 6 4 है। चौथा 1 2 3 4, तो चौथा प्रेक्षण कितना है? चौथा प्रेक्षण 8 है। और छठा जो 6 नंबर में आएगा वो कितना है? 6 है। और जो 8 नंबर में आएगा वो कितना है? 4 है। अगर ऐसा है तो इस बंटन की माध्यिका बताइए। माध्यिका का सीधा सीधी फंडा है कि अगर ये सेंडिंग या डिसेंडिंग में लिखले होगा तो जो बीच वाला प्रेक्षण होता है वो माध्यिका होता है। अब टोटल इसमें 11 नंबर है। अगर टोटल 11 नंबर है तो बीच वाला नंबर कौन होगा? छठा। अगर 11 नंबर है ना तो बीच में छठा होगा। 11 1 12/2 यानी छठा नंबर। तो छठा नंबर कौन होगा? तो खुद बोल रहा था कि छठा नंबर में कौन है? छो है। छो आंसर हो गया डायरेक्ट। अब आप ये मत कहिएगा कि 8 पहले कैसे लिख दिया, पहले तो 6 लिखना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि इसका जो बारंबारता होगा वो ज़्यादा कम होगा, उसका ज़्यादा होगा, तो बारंबारता पे डिपेंड करता है ना। तो इस तरह से अरेंज कर दिया है। तो आपको ये नहीं देखना है, आपको देखना है कि अगर असेंडिंग या डिसेंडिंग में लिख रहा है तो बीच वाला वैल्यू कौन सा है। तो अगर 11 नंबर टोटल है तो बीच में आएगा छठा, और छठा खुद दे रखा है कितना है? 6 है। आगे करिए। कल ही पढ़ा रहे थे ज्योमेट्री में, याद है ये वाला क्वेश्चन? क्षेत्रफल का अनुपात दे के भुजा, ऊंचाई, माध्यिका, कोण, समद्विभाजक कुछ भी पूछे तो क्या करना चाहिए? स्क्वायर रूट कर देना है। तो दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल इतना है तो उसके संगत ऊंचाई का अनुपात स्क्वायर रूट कर दीजिए। तो 81 का 9 और 49 का 7, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसको करिए। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? बोला जा रहा है कि 280 मीटर गहरे और 300 मीटर व्यास वाले ट्यूबवेल की कीमत क्या होगी? रेट कैसा है? 3 रुपये 60 पैसे प्रति घन मीटर, यानी आयतन पूछ रहा है। आयतन कैसे निकलता है? 3 डायमेंशन को गुना करके, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया को रिप्रेजेंट करता है, क्षेत्रफल को। तो क्षेत्रफल गुना ऊंचाई बराबर आयतन होता है। अब ये बोल रहा है कि व्यास है, कुआं है जिसका व्यास है 3 मीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 3/2। पॉइंट में कभी मत ले जाइएगा इसको, कैलकुलेटिव हो जाता है। और ऊंचाई दे रखा है कितना? 280 मीटर। क्या इसका आयतन निकल जाएगा? तो आयतन तो बड़े आसानी से आप निकाल सकते हैं। कैसे कैसे निकालिएगा बताइए? त्रिज्या है, ऊंचाई है, तो इसका जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो पाई के जगह 22/7 आर स्क्वायर, यानी 3/2 गुना 3/2, और एच के जगह कितना रखिएगा? अब इसको काट छाट करें, 7 दूना 14 28। तो अगर आप काटने यहाँ जाइएगा तो 28 से ही कट जाएगा 10 बार में, यानी 3 तिया 9, तो 22×98 से 198, यानी 1980 क्यूबिक मीटर आ गया। लेकिन हमसे पूछ रहा है कॉस्ट ना, तो कॉस्ट आप जल्दी से निकाल लीजिए। कॉस्ट कितना आएगा बताइए? कॉस्ट कितना आएगा? 3.6 से गुना कर दीजिए कॉस्ट निकालने के लिए। तो सिलेक्ट काहे नहीं हुआ ये? हाँ, 3.6 यानी 18/5, सही है ना। तो इसको आप 18/5 से गुना करिए। 5 से इसको भाग दीजिए, तब 5 तिया 15, 5 9 45 है, 5 तिया 15, 4 पर 5 9 45, फिर कितना बचा? 3, 5 36, सही है ना। 396 बार में कटेगा। और 18 को 6 बार पढ़िएगा 108, बाकी 10, 18 नमा 162, 10 172, बाकी 17, 18 तिया 54, 17 71 है, 71 28, ये ऑप्शन बिल्कुल। तो इससे तो हम मारेंगे नहीं, तो उगेगा नहीं इससे। 7128 रुपया सही है। इसको करिए।
इसको बनाइए, कैसे बनाइएगा इसको? बोल रहा है एक रेलगाड़ी दो स्टेशनों के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है, x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है। एक दूसरा रेलगाड़ी जो है उसका स्पीड इससे 5 ज़्यादा है, x+5 के स्पीड से चलता है, तो दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी की तुलना में 2 घंटे का कम समय लेता है, तब x का मान बताइए क्या होगा। चाल आप बाय ऑप्शन कर लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। अगर पहला ऑप्शन 25 लेकर चलते हैं आप, अगर पहला ऑप्शन 25 लेकर चलते हैं तो 25 के स्पीड से चलेगा तो 25 × 200 8 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। और दूसरा का चाल इससे 5 ज़्यादा है, तो 30 से तो कटवो नहीं करता, इसको कल हम चेक करें। 20 को चेक करिए, 20 दहें के 200 10 घंटा लगेगा, तो इससे लग जाएगा इसको 10 घंटा, सही है ना। और दूसरा जो रेलगाड़ी है वो x+5 यानी 20 5 25 से चलेगा तो 25 × 200, देखिए 2 घंटा का अंतर आ रहा है, समय में 2 घंटा का अंतर आ रहा है, तो यही आंसर हो गया। अब इसको पढ़िए। इसको कैसे करिएगा? बोला ये जा रहा है कि यदि समीकरण x² + ax + बीटा बराबर 0 के मूल 8 और 2 है, तथा समीकरण x² + अल्फा x + b बराबर 0 है, ये अल्फा लिखा हुआ है कि मूल मतलब x का वैल्यू 3 और 3 है, तो समीकरण इसके मूल क्या होगा? बहुत ही आसान है, घबराना नहीं है, समझिए। एक बात बताइए, एक होता है मूलों का योगफल, एक होता है मूलों का गुणनफल, अल्फा + बीटा और अल्फा × बीटा। हमसे जो समीकरण के बारे में पूछताछ कर रहा है उसमें क्या क्या डाला हुआ है? ए और बी। तो हम जल्दी से ऊपर वाले इक्वेशन से ए और बी का वैल्यू निकालने की बात करेंगे। तो ये कैसे निकलेगा? अगर अल्फा + बीटा करिएगा तो -b/a, और अल्फा × बीटा करेगा तो इससे बीटा निकल जाएगा, c/a, सी की जगह बीटा रह जाएगा, तो अल्फा × बीटा करने की जरूरत नहीं है। तो पहला वाला में आप करिए क्या, ये क्या है? ax है और ये बीटा है, तो पहला वाला में आप करिए क्या, मूलों का योगफल निकाल लीजिए। तो मूलों का योगफल बराबर क्या होता है? -b/a, तो -1a/1 यानी मूलों का योगफल 8 × 2 = 10, यानी ये बराबर कितना आ जाएगा? तो इसे ये निकाल लिए पहला वाला से, और साही क्या करिए, नीचे आइए, और नीचे वाले से आपको क्या निकालना है? b निकालना है। तो b कहाँ मिलेगा? c/a करने से। अल्फा + बीटा करेंगे तो यहाँ से अल्फा निकलेगा, जो कि हमें अल्फा नहीं चाहिए, तो यहाँ लगाइए अल्फा × बीटा। तो ये वाला जो इक्वेशन आपको दिख रहा है ये अल्फा x है और प्लस b है, ठीक है। तो इसमें आप लगाइए अल्फा × बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला बोलिए, c/a यानी b/1 यानी b का वैल्यू यहाँ से 9 आ जाएगा। ये सब फार्मूला डायरेक्ट पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ सेट का सोल्यूशन करते हैं तो हम डायरेक्ट यूज करते हैं, लिखते भी नहीं है, तो ये सब चीज़ एकदम ध्यान में रखना है। तो a का वैल्यू -10 है और b का वैल्यू 9 है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि उस इक्वेशन का मूल बताइए क्या होगा। तो आपको क्या करना है, उस इक्वेशन का मूल निकालना है। तो पहले तो इक्वेशन बनाइए, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा? x² + ax, तो a की जगह कितना? -10, अब प्लस b, तो b की जगह 9, बस इसको आप सोल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा। तो इसको सोल्व करिएगा तो -9 और -1 से टूटेगा, तो x का वैल्यू -9 उधर जाके +9 और -1 उधर जाके +1, यानी x का यही दो आंसर आएगा 9,1, यानी इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? डी। 110% सही आंसर है 9,1। कोई दिक्कत? तो इस तरह से सवाल कभी कभी घुमावदार आ जाता है, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस में रहिएगा तो फिर आपके लिए ही खिलौना हो जाएगा। इसको करिए। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? यदि त्रिभुज एबीसी में एंगल ए 115 है, सी 20 है, डी भुजा बीसी पर एक ऐसा बिंदु है कि एडी लंब है बीसी पर, बीडी 7 है, एडी की लंबाई हमसे पूछा जा रहा है। पहले तो आप सबसे पहले एक त्रिभुज बनाइए, क्योंकि बिना त्रिभुज बनाए हुए कुछ आइडिया नहीं मिलेगा। तो अगर आपने यहाँ पे त्रिभुज बना ही लिया है ए बी सी, जब आप यहाँ त्रिभुज बना लिए उसके बाद ए का वैल्यू कितना दे रखा है?
115 डिग्री। और सी का वैल्यू कितना दे रखा है, तो यहाँ पे आप 20 डिग्री लिख लीजिए, साइड में लिख लीजिएगा क्योंकि अंदर लिखिएगा तो दिक्कत होगा। तो 115 और 20 कितना होता है जी, 180 में घट रहा है कितना, तो ये आ जाएगा 45 डिग्री। अब सुनिए आगे क्या कहता है, कहता है एडी लंब है बीसी पर, एडी लंब है किस पर, बीसी पर। अगर लंब है परपेंडिकुलर है और बीडी 7 है, और बीडी यहाँ पे 7 है, 7 सेंटीमीटर है, तो एडी की लंबाई कितना होगा, आपसे यही पूछा जा रहा है। अच्छा ये पता है आपको कि ये 45 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री होगा। तो दो साइड अगर बराबर है, एंगल बराबर है, तो उसके सामने साइड भी बराबर होगा, तो इसका लेंथ भी कितना हो जाएगा 7। कितना इजी क्वेश्चन पूछता है ना। जैसे ही आप थोड़ा सा फिगर ड्रॉ करते हैं आपको पता चलता है कि तो काफ़ी आसान पूछ दिया है, इसलिए बनाने का प्रयास करना है। आगे देखिए कैसे बनाइएगा। इसको पढ़िए, एक धन पूर्णांक को 7 से विभाजित करने पे शेषफल 5 आता है, तो उस संख्या के घन को 7 से विभाजित करने पे शेषफल क्या आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जब भी ऐसा सवाल रहे तो 5 का क्यूब 125 को 7 से भाग दीजिए, 70 7 79 से यानी 6 आ जाएगा रिमाइंडर। लेकिन अगर ये नए ध्यान में रहा तो क्या करेंगे, तो आप करिए क्या, कोई ऐसा नंबर सोचिए ना जिसको हम 7 से भाग करें तो 5 शेष बचे। 7 5 12, 12 को हम 7 से भाग करने जाएंगे तो 5 तो रिमाइंडर देगा, बस खत्म हो गया। आप कोई भी नंबर ले लीजिए, आप चाहें तो 7 से भाग देने पे 5 बचता है, तो 7 दूना 14 5 19 ले लीजिए, 19 को भी तो 7 से भाग दीजिएगा तो 5 आएगा, 19 का क्यूब को भी भाग दीजिएगा तो आंसर वही आएगा। तो कोई छोटा नंबर लेके आपको सोचना है। तो 7 से भाग देने पर 5 आ रहा है, तो वो नंबर कौन रहा होगा बताइए, 7 5 12 रहा होगा। तो हमने नंबर को क्या मान लिया, 12 मान लिया। अब कहता है कि इसी संख्या के घन को, घन मतलब 12 का क्यूब, 12 का क्यूब मतलब 12 गुना 12 गुना 12, इसको कितना से भाग करना है, 7 से। तो यहाँ 7 से भाग करिएगा तो 5, यहाँ 7 से भाग करिएगा तो 5, यहाँ भी 5। अब देखिए 5 5 25 हो रहा है, कैलकुलेशन को थोड़ा इजी करने के बारे में सोचिए। तब 25 को आप 7 से भाग करिए, 7 या 21, अब हो गया 5 या 15, 15 को 7 से भाग दीजिए, 1 4, हाँ 5 और 20, 4 बचेगा है ना। तो 5 और 20 को 7 से भाग दिए, 7 दूना 14, नहीं रिमाइंडर कितना आ जाएगा 6। तो 6 तो पहले भी हम बोल दिए थे। लेकिन ऐसे नहीं करिएगा, आपको उतना नहीं करना है, डायरेक्ट 5 के क्यूब को 7 से भाग दे देना है, तो 125 को दे देना है 7 से भाग, बस डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसका आसान सा फंडा है। आगे देखिए, थीटा का मान, बाई ऑप्शन चलिए जल्दी से हो जाएगा, बटा में 2 वाला ऑप्शन सोचिए, साइन का उसमें किसका किसका वैल्यू होता है, साइन 60। अगर थीटा बराबर आप 60 रखते हैं तो साइन 60 होता है √3/2 है ना, और कॉस 60 होता है 1/2, एलसीएम लीजिएगा तो वही आ जाएगा, यानी थीटा बराबर 60 डिग्री बिल्कुल सही है। इसको करिए, बताइए इसको कैसे बनाइएगा। कह रहा है कॉस थीटा बराबर टेन थीटा है, कॉस थीटा बराबर टेन थीटा है, तब साइन थीटा का मान क्या होगा। और साइन थीटा का वैल्यू आप पुट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो वैल्यू आप जानते हैं उसमें तो है ही नहीं को, है ना। तो इसको सोल्व करना पड़ेगा, आइए समझिएगा सोल्व कैसे करें। तो साइन है कि कॉस है जी, नहीं नहीं ये ऊपर लिखा हुआ है कॉस है ना, कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, भारी दिक्कत ऊपर दिखता ही नहीं है। और टेन को आप क्या लिखिएगा, तो ये साइन बटा कॉस है, सही है ना। अच्छा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, या लिख दीजिए यहाँ से साइन थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस, अब इसको बुला के इधर लाइए साइन स्क्वायर थीटा को, तो इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा
-1 आ गया क्वाड्रेटिक में। अब क्वाड्रेटिक तो ऐसा वाला सॉल्व करवे किए हैं, यहाँ टूटबो नहीं करेगा, तो इससे अच्छा ए का वैल्यू देखिए यहाँ पे, ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर को, इसको एक्स स्क्वायर समझिए 1, अब बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये साइन थीटा को थोड़ा देर के लिए एक्स समझिए तो 1, और सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो डी पढ़े हैं ना डी क्या होता है, तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तब 1 का स्क्वायर माइनस 4ac यानी 5 आ गया। अब x निकालना है नहीं, यानी x निकालना मतलब साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा का फार्मूला लगाइएगा -b, तब b के जगह कितना यूज करिएगा 1, प्लस माइनस रूट अंडर d अब बटा 2a, तो 2 गुना 1 यानी 2, तो यह आ जाएगा -1 प्लस रूट 5 बटा 2, आएगा -1 माइनस रूट 5 बटा 2। लेकिन आपको एंगल देखना ये है कि एंगल तो 0 और 90 के बीच है, तो 0 और 90 के बीच तो ऑल पॉजिटिव होता है, तो साइन का वैल्यू हम निगेटिव नहीं ले सकते हैं, तो इसलिए आपको आंसर कौन सा मारना पड़ेगा, √5 - 1/2, वो वाला तो निगेटिव आ जाएगा। कॉस थीटा बराबर लिखा है साइन बटे कॉस, तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। हम एक लाइन और ना लिख के यहीं पर बगलवे में लिख दिए, इतना के बदले क्या लिख दिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्वाड्रेटिक में होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 मेन फॉर्मेट, तो हमने सोचा स्क्वायर वाला पहले होना चाहिए, तो माइनस में साइन स्क्वायर इधर आके, और ये प्लस में तो है ये था, आई प्लस में 1 इधर आके, आप ऐसा वाला पढ़े हैं ना x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0, और उससे फिर नहीं अगर टूटता है रूट तो क्या करते हैं ABC करके निकालते हैं ना d, और बाद में x का फार्मूला लगाते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ आपको साइन स्क्वायर थीटा को x समझना है, तो यहाँ x का वैल्यू कितना दे रखा है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 कहते हैं, तो साइन स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 कहेंगे, तो a बराबर 1, b बराबर नहीं कुछ तो यहाँ 1 और c -1, तो d निकाले, d का फार्मूला होता है ना b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह 1 और c के जगह -1, सोल्व करिएगा तो 5 आ गया। अब x निकालने का फार्मूला होता था कि नहीं -b प्लस माइनस रूट अंडर d/2, वही वाला फार्मूला लगाए हैं, -b तो b के जगह 1 प्लस माइनस रूट d यानी 5/2, तो प्लस माइनस का मतलब एक बार प्लस साइन यूज करेंगे एक बार, लेकिन हमें ये दे रखा है क्या कि एंगल 0 और 90 के बीच में लाई कर रहा है, और 0 और 90 के बीच में एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो साइन का भी वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए आपका आंसर सिर्फ ये वाला होगा, शुद्धतम आंसर ये होगा। कौन ऑप्शन, आगे करिए। पढ़िए क्या बोल रहा है, करा एक लौह खंड 1.5 मीटर व्यास तथा इतना मीटर लंबाई वाले बेलन के रूप में है। खंड को बेलकर एक छड़ के रूप में बनाया जाता है जिसका 5 cm भुजा वाला वर्ग परिच्छेद हो। देखिए, तो छड़ की लंबाई पूछ रहा है, मतलब ये बोल रहा है कि पहले क्या था, पहले एक बेलनाकार था, ठीक है, और लौह खंड था, उससे एक छड़ बनाया गया है, तो छड़ एक ऐसा बनाया गया है कि उसका जो बेस है वो वर्ग के आकार के है, बाकी उसका हाइट होगा। तो जब भी हाइट की बात करें और बेस की बात करें, तो बेस लेके अगर हाइट जाएगा तो वो सिलिंड्रिकल शेप में जाएगा, तो उसका जो क्षेत्र आयतन जो होता है बेस एरिया इंटू हाइट होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कोई सिलेंडर ही हो, कोई दूसरा फिगर बन सकता है, वो क्यूबाइड बन सकता है, सिलेंडर तो इसमें बनेगा नहीं, क्योंकि सिलेंडर तो गोल होता है, क्यूबाइड ही बनेगा। तो क्यूबाइड बनेगा, तो क्यूबाइड का जो आयतन होता है वो क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, तो L इंटू बी क्या है वहाँ पे, क्षेत्रफल, तो बेस एरिया इंटू हाइट बराबर आयतन, सिंपल सा लॉजिक है। बेस कुछ भी हो सकता है, अगर बेस मान लीजिए सर्कुलर है और हाइट है तो वहाँ पे सिलेंडर बोल देते हैं, वहाँ भी एरिया आयतन वही निकलता है, बेस एरिया इंटू हाइट, वो सब प्रिज्म के कैटेगरी में आता है, प्रिज्म का आयतन वही होता है, बेस एरिया इंटू हाइट, समझे। जैसे आप क्यूबाइड का निकाल लीजिए, वही फार्मूला पे सेट होगा, क्यूब का उसी पर होगा, बेलन का उसी पर होगा, सबका वही होगा, ठीक है, आप समझिए। तो आयतन बराबर आयतन होगा, तो पहले आयतन बेस एरिया इंटू हाइट, तो देखिए तो व्यास देल है कितना
डेढ़, डेढ़ का मतलब 3/2 होता है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 3/4। अच्छा, और ऊंचाई इसका कितना दे रखा है 4.2, बटा में लिखिए, पॉइंट वाला बड़ा दिक्कत करता है। 42/10 यानी 21/5। चलिए बहुत अच्छा। और इसको आप बदल दीजिएगा, ये तो 5/100 यानी 1/20 हो जाएगा। आप इसको भी क्या करिए ना, ये सभी मीटर में ना है, तो ये 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदला, तब 5 सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना है तो 1/20 हो जाएगा 5/100। बस गेम खत्म हो गया इसका। आयतन बराबर आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होगा πr²h, तब पाई के जगह 22/7, बोलिए r², तो कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9/16, h 21/5, और उसमें भी पाई आयतन होगा। बेस एरिया इंटू हाइट, बेस है स्क्वायर शेप का, तो स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर, या इसी को 2 बार लिख लेते हैं। इंटू हाइट, वो तो आपसे पूछ ही रहा है, वो तो आपसे पूछ रहा है ना कि क्या होगा, तो ये वाला कुछ मान लीजिए आप, इसको आप मान लीजिए थोड़ा देर के लिए x मान लीजिए। इसको हम क्या मान लेते हैं, ये पेन सही है, इधर से पेन देखते हैं कोई कलेक्ट करके। चलिए ठीक, अब बताइए सॉल्व कैसे करिएगा। 5 से काटिएगा, 5 चौका 20, ये तो आपने दिखता होगा जी, तो हमको सब गोसाएंगे कि क्या आप कर रहे हैं उल्टा सीधा काम, दिखता भी नहीं, उससे पढ़ाते हैं। हाँ 16/85 इसको कर देता हूँ, सही रहेगा ना। अब क्या करिएगा, 7 से काट दीजिएगा, 7 या 21, बस गुना करना और कुछ भी नहीं है। 5 तिया 15, 15 आप 9 को साइड कर लीजिए, क्योंकि 9 का टेबल हम बाद में पढ़ लेंगे, 22 का टेबल पढ़ना मुश्किल है ना। 5 तिया 15, अब 15 दूना 30, बाकी 3, अब 15 दूना 30, 3 33, गलती हो गया ना। 5 तिया 15, अब 15 गुना 22 करना है, सही तो है, इसको अब गुना करिए तो कितना आ जाएगा 0, 9 तिया 27, 9 तिया 27 एकड़ 2870 आ जाएगा। 2970, कौन सा ऑप्शन बी, नहीं नहीं ये तो 2980 है, गुना करके यही आएगा 2970 ही आएगा, 2970 ही आएगा, 80 नहीं आएगा। ठीक है, कर लीजिएगा फिर से चेक, यही आएगा। आगे देखिए, अब थोड़ा सा तेजी में खींचना पड़ेगा, नहीं टाइम अभी है ना बहुत सा, अभी लंबा टाइम है, कोई बात नहीं हो जाएगा। इसको कैसे करिएगा बताइए। एक हवाई जहाज भूमि से 300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, मान लिया जाए जमीन रहा होगा, तो इससे 300 मीटर की ऊंचाई पर एक हवाई जहाज उड़ रहा है। ठीक है, तो जमीन से जो इसकी हाइट है वो कितना है 300 मीटर, यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई है वो 300 मीटर है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, आगे ये बोल रहा है वो जो ठीक एक दूसरे हवाई जहाज के ऊपर है। अच्छा, ये कि यहाँ भी हवाई जहाज है, इसके ऊपर वो उड़ रहा है। भूमि पर स्थित किसी बिंदु से इन दोनों हवाई जहाज को उन्नयन कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री है। तो यहाँ मान लीजिए कोई पॉइंट रहा होगा, इससे इस जहाज को देखता होगा और यही पॉइंट से इस जहाज को देखता होगा, तो कितना कितना डिग्री पाया जाता है 45 60, तो ये छोटका हो जाएगा 45 डिग्री, ये 48 नहीं है 45 से, बड़ा दिक्कत हो जाता है। ये कितना है, ये 45 डिग्री है, कितना है 45 डिग्री है। और ये पूरा जो देख रहे हैं ना ये वाला, ये पूरा 60 डिग्री है, ये वाला पूरा कितना है 60 डिग्री है। अब सुनिए ध्यान से, बस कुछ नहीं करना, कुछ है ही नहीं, बहुत आसान होता है ये सब चीज़। ये बड़े वाले ट्रायंगल में आइए, क्योंकि जिसमें साइड दे रहे पूरा उससे चलना चाहिए, क्योंकि जिसमें साइडें नहीं है उसमें चल के आप क्या करिएगा। तो ये बड़े वाले ट्रायंगल में ये साइड दे रखा है, ठीक ना। तो आपको एक चीज़ बताए थे, ये 60 होगा तो ये 30 होगा, तो 30 के सामने अगर x होता है तो 60 के सामने कितना बताए थे √3x होता है, और 90 सामने 2x होता है, खैर उसका जरूरतें नहीं है। तो √3x का वैल्यू 300 है, तो यहाँ से x का वैल्यू 300 बटा √3 करा, तो 100 √3, बहुत अच्छा, x का वैल्यू 100 √3 आ गया।
अब आप नीचे वाले ट्रायंगल में थोड़ा सा एंट्री मारिए, नीचे वाले ट्रायंगल में एंट्री मारिए, ये वाला ट्रायंगल आपसे पूछा जा रहा है यही वाला ना हाइट, तो ये 45 है, तो इस ट्रायंगल में ये कितना होगा बताइए, तो ये 45 और 45 के सामने x है तो ये भी तो x होगा, और x का वैल्यू तो निकल गया 100√3, यानी निचला जो हवाई जहाज है उसकी जो दूरी है जमीन से वो कितना रहा होगा, 100√3 रहा होगा, 100√3 रहा होगा। आगे पढ़िए, चलिए छोटा तो है, इशू हो जाएगा, कभी कभी देखने में छोटा लगता है लेकिन बनाना मुश्किल होता है। अब आप देखिए इसको क्या बोल रहा है, एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की लंबाई से दुगनी है। मान लिया जाए कि ये मान लिया जाए स्तंभ होगा और इसका कुछ छाया बन रहा होगा, तो स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की लंबाई से दुगना है। लंबाई ये अगर x रहा होगा तो ये कितना रहा होगा, 2x रहा होगा। पूछ रहा है इसका उन्नयन कोण क्या होगा, थीटा, तो p/b यानी tan थीटा, तो tan थीटा बोलिए क्या होता है, tan में किसका वैल्यू 1/2 होता है, किसी का नहीं। तो यहाँ से 30 45 60 तो पहले नंबर नहीं होगा तो डी मार के निकल जाएंगे, लेकिन यहाँ से अगर थीटा पूछ ही रहा है तो थीटा बराबर हो जाएगा, इधर जाएगा तो उधर tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स 1/2, ये हो जाएगा एंगल, tan इनवर्स 1/2, यानी इसका डी ऑप्शन बिल्कुल, क्या बोले नहीं डी ऑप्शन हो जाएगा। डी में अगर ही दे देगा ना tan इनवर्स 1/2 तो वो मारेंगे आंसर। आगे देखिए क्या कर रहा है, इसको पढ़िए। बोल रहा है यदि x और y क्रमशः समान लंबाई की भुजाओं वाले वर्ग और समचतुर्भुज के क्षेत्रफल है तो x और y का अनुपात बताइए। x क्या है, x बता रहा है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहा है, याद रखिएगा। आप y समचतुर्भुज को रिप्रेजेंट कर रहा है। समचतुर्भुज इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रोम्बस बोलते हैं। अच्छा, तो कह रहा लंबाई समान है, यानी वर्ग की जितना भुजा है, वर्ग की जितना भुजा है, वर्ग की भुजा मान लिया जाए कि ये है, तो समचतुर्भुज की भी प्रत्येक भुजा क्या है, ए ही है। कभी भी लाइफ में ऐसा दिख जाए वर्ग और समचतुर्भुज में खासकर, तो जो इसका भुजा रहे वही उसका भुजा वो रहे, तो दोनों का क्षेत्रफल हमेशा बराबर होगा। आप कोई भी डेटा लेके चेक कर लीजिएगा, तो क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है, जब बराबर होगा तो 1:1 होगा। आगे देखिए इसको कैसे बनाइएगा, एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 18 मीटर है, उसके अंदर की ओर 3 मीटर चौड़ी गोलाई में फूलों की क्यारी बनानी है, तब फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल पूछ रहा है क्या होगा। मान लिया जाए कि एक सर्कुलर पार्क होगा, ठीक, जिसका रेडियस कितना है 18 है, और इसके अंदर आपको एक चीज बनाना है, फूलों की क्यारी बनानी है समान चौड़ाई छोड़ते हुए, है ना। अब ये बोला क्या जा रहा है, यहाँ पे गौर करिएगा, बोला जा रहा है कि जो वृत्ताकार पार्क है उसकी जो त्रिज्या है ना वो 18 है, यानी कैपिटल आर कितना है 18 मीटर है, और अंदर की ओर 3 मीटर सब जगह चौड़ा रास्ता अगर छोड़ा जाएगा तो ये छोटा वाला जो त्रिज्या दिखा रहा है आर, ये कितना हो जाएगा, 18 में 3 जाएगा 15 हो जाएगा। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है पता है, यानी रास्ता का क्षेत्रफल ये वाला पूछ रहा है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा, बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस, तब पाई, अब बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल 18 का स्क्वायर और माइनस पाई अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल 15 का स्क्वायर, पाई कॉमन ले लीजिए, 18 का स्क्वायर 324 है, छोड़ दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना, एक बार जोड़ देना है या एक बार घटा देना है, तो ये हो जाएगा पाई गुना 8 5 13 यानी 33, 33 99, 99 पाई। विच ऑप्शन इज करेक्ट।
बी ऑप्शन। आगे देखिए, इसको करिए। क्या बोला जा रहा है यहां पे? दिए गए चित्र में पी क्यू आर 90 डिग्री है। अच्छा, ओ त्रिभुज पी क्यू आर का केंद्रक है। वो क्या है? केंद्रक है। केंद्रक कब बनता है? माध्यिकाओं के कटान बिंदु को केंद्रक बोलते हैं। और आपको कल बताए भी थे कि अगर मान लिया जाए कि एक त्रिभुज है, अगर मान लिया जाए कि एक त्रिभुज है और ये माध्यिकाओं के कटान बिंदु को केंद्रक कहते हैं, अगर ये केंद्रक रहा होगा तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात क्या है, सीखिएगा। 2:1 का जो चक्कर होता है ना, कई बार उल्टा सोच लिया जाता है कि इधर दू होगा कि उधर दू होगा, इस तरह से कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यानी केंद्र से जो भुजा की दूरी होगा ना, वो छोटा होगा बजाय वर्टेक्स से। यानी ऊपर दू होगा और नीचे 1 होगा। जैसे यहाँ पे अगर आपसे पूछा जा रहा है तो केंद्र से भुजा की दूरी छोटा होगा, समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये 1 होगा तो ये वाला 2 होगा। अब देखने से पता चला कि इधर छोटा उधर बड़ा, तो 1 2 उधर कर देते हैं। नहीं, केंद्र से भुजा की दूरी छोटा होगा बजाय वर्टेक्स के। तो ये आपको याद रखना है। भुजा की दूरी देखिए ना, केंद्र से भुजा की दूरी क्या है? छोटा है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या कहता है। अच्छा, ये 5 है 12 है, तो पता है ना कि 13 होगा, 13 हो जाएगा। और ये बोल रहा है कि एम जो है मिड पॉइंट है। बोला है कि नहीं बोला है कहीं पर? ओ क्यू किसके बराबर होगा? तो ये निकलेगा था ना सबसे पहले, एम क्यू पहले निकालिए। तो एम क्यू कैसे निकालिएगा? एरिया बराबर कर दीजिए। नहीं नहीं, एरिया बराबर कर दीजिए, सबसे अच्छा इसमें रहेगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो आधार 12। फार्मूला लगाइएगा कब? जब आपको पी एम और एम आर रहेगा था ना। कल जो बताए थे एम क्यू का स्क्वायर बराबर क्या होगा? एम पी इंटू एम आर। तो ये नहीं दिया हुआ है, तो पूरा दिया हुआ है। हाँ, इधर से आप आ सकते हैं, तो इधर से आइएगा तो इधर से पी एम निकलेगा। इधर से करिएगा तो पी क्यू का स्क्वायर बराबर पी एम गुना पी आर। इससे पी एम निकलेगा। तो उसमें थोड़ा सा लग सकता, बना सकते हैं वैसे भी। क्षेत्रफल कर दीजिए बराबर। तो क्षेत्रफल एक बार बेस ही ले लीजिए तो हाइट 5 हो जाएगा। एक बार बेस ले लीजिए 13, तो इसका हाइट पूरा हो जाएगा एम क्यू। ये एम क्यू। तो यहाँ से सोल्व करिए, 60/13 आ जाएगा। तो एम क्यू का वैल्यू कितना आ गया? 60/13। अब यही 60/13 को 2:1 में बांट देना है, खत्म हो गया। तो टोटल यहाँ 60/13 है, यहाँ टोटल जोड़ेंगे तो 2 1 3 है। तो इसका तुलना इसी से निकालना है। ओ क्यू का वैल्यू क्या होगा? ओ क्यू मतलब 2 से गुना, बस गेम खत्म। 3 से 20 बार में, यानी 20 दूना 40/13। विच ऑप्शन इज करेक्ट? नहीं आया कोई? सही बनाए थे ना हम? एक मिनट। पी क्यू आर 90 है। ओ त्रिभुज पी क्यू केंद्रक है, ये है। पी क्यू 5 है, पी क्यू 5 है, वो 12 है, तो वो 13 तो हो ही जाना है। तो ये तो तय है 100%, 110% कि 60/13 ही होगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये केंद्रक है, तो अगर ये केंद्र ओ क्यू पूछ रहा था ना, ठीक है, तो पूछ रहा था, तो ये पूरा 60/13 है। तो इसका तुलना कर दिया 3 से, इसका तुलना 3 से कर दिया और निकालना है ये वाला। तो 40/13, 40/13 तो कोई ऑप्शन में है भी नहीं, तो ये मारिए ये वाला। हाँ जी, मिड पॉइंट कहाँ दिया है एम? केंद्रक दिया है। अच्छा, हाँ हाँ, सही बोले आप। अगर ये केंद्रक है तो केंद्रक तो तब बनता है ना, माध्यिकाओं। केंद्रक कब बनता है? माध्यिकाओं के कटान बिंदु को। इसका मतलब ये माध्यिका होगा, तय है। देखिए, हम हालांकि सबसे पहले यही बोले थे, जैसे ही केंद्रक तब बनाएगा ना जब ये माध्यिका होगा। एम क्यू माध्यिका होगा, मतलब मध्य बिंदु। तो ये पक्का मध्य बिंदु है। हाँ हाँ, नहीं सही बोले, ये माध्यिका है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, पूरा गेम ही खत्म हो गया। चलिए कोई बात नहीं। इसमें देखिए,
जब बात केंद्रक की कर रहा है तो केंद्रक तब होगा ना जब वो माध्यिका होगा, सबसे पहले माध्यिका होगा, यस या नो। तो अगर ये माध्यिका होबे करेगा, हाँ बस बस हो गया अब ये हो जाएगा 6.5 यानी 13/2, तो ये भी 13/2 हो जाएगा, तो ये भी 13/2 होगा, क्योंकि बताए थे ना कि मिड पॉइंट से तीनों वर्टेक्स की दूरी बराबर होता है। हाँ, जब ये कर्ण का मध्य बिंदु रहेगा तब, तो ये हो जाएगा 13/2। बहुत अच्छा, तो 13/2 हो जाएगा। और यहाँ टोटल कितना है, 3 है, और निकालना ही वाला तो 2 से गुना। बहुत अच्छा, तो 13/3 यानी कौन सा ऑप्शन सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, माध्यिका है। तो आगे देखिए करके, इसको करिए। क्या करना है इसमें, ओ वृत्त का केंद्र है जिसकी त्रिज्या r है और O से r/2 दूरी पर वृत्त की जीवा AB है। वृत्त की जीवा AB है, कितना दूरी पर है, दिख रहा है फिगर कि नहीं दिख रहा है, क्लियर। तो ये r/2 दूरी पर है, ये r/2 है, और केंद्र से सर्कल का दूरी रेडियस कहलाता है, और ये 90 है, ये है, सही बात है ना। और ये वाला एंगल मान लीजिए थीटा, ये पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है BAO, बताइए क्या होगा। ये वाला एंगल पूछ, थीटा के सामने P/H, कौन थीटा, साइन थीटा, तो साइन थीटा P/H, तो P हो जाएगा कितना, P हो जाएगा r/2 अब बटा H यानी हाइपोटेनस, r/1 नहीं कुछ था, तो हो जाएगा r/2, 1 ऊपर और r नीचे। साइने में देखिए तो किसका वैल्यू 1/2 होता है, 30 डिग्री का, तो थीटा का डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। तो बड़ा आसान सवाल है ना, इसको करिए। इसको भी बनाने के बारे में सोचिए थोड़ा बहुत, कैसे बनेगा। करा दिए गए चित्र में PQ वृत्त का व्यास है। सुनिए, अगर PQ पूरा वृत्त का व्यास है, अगर PQ पूरा वृत्त का व्यास है तो इस पर 90 डिग्री बनना चाहिए, और बना भी दिया है, बहुत सुंदर। जिसका केंद्र O है और OS PR पर लंब है, वहां भी लंब है। तो आप मुझे एक बात बताइए, आप मुझे एक बात ये बताइए, आप मुझे बात एक ये बताइए कि ये 90 है तो ये भी 90, मतलब ये लाइन पैरेलल होगा, संगत के कोण बराबर है, तो ये लाइन पैरेलल होगा। और आप ये भी बात जानते हैं तो बीचों बीच में है, तो एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरा के पैरेलल खींचा गया लाइन तीसरा को बाइसेक्ट करता है, MPT मिड पॉइंट थ्योरम। त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है, ये पूरा प्रमेय है ना। अब ये बोला ये जा रहा है कि OS PR पर लंब है, तो OS कितना होगा, तो इसका आधा होता है, तो ये भी तो मिड पॉइंट, दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट तीसरा के पैरेलल भी होता है, वो आधा भी होता है, यानी OS किसका आधा होगा, QR का, यानी डायरेक्ट ये हो जाएगा। ये तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी पूछ लिया आपसे, सही है ना। इसको करिए, चलिए शतक लगा लिए हम लोग आज। इसको देखिए क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है, बड़ी लगता है खराब बात नहीं। अल्फा बीटा समीकरण इतना के मूल है, अब इसको सोल्व कौन करेगा, हम तो करने वाले नहीं हैं, एग्जाम में आएगा तो हम इसको छोड़ देंगे, लेकिन आप लोग हल्ला करने लग जाइएगा कि नहीं हम तो नहीं छोड़ेंगे, होवे चाहे जे, क्योंकि हम तो बनाएंगे ही बनाएंगे, मैथ का क्वेश्चन है छोड़ कैसे देंगे। तो जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो आप सोल्व करने जाइएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि 3-4 मिनट टाइम भी खराब करिएगा, ऊपर से गलती अगर हो गया तो इतना प्रेशराइज आदमी हो जाता है कि वो आगे आने वाला भी क्वेश्चन गलती हो जाता है ना। तो हमें एक ऐसा टेक्निक देखना है, ये इक्वेशन लिया, आप ये इक्वेशन पर बनाए मत करिए, आप अपना इक्वेशन क्रिएट करिए, कुछ भी आपको जो दिल करे अपना इक्वेशन ले लीजिए। अल्फा बीटा का कुछ वैल्यू सोचिए,
जल्दी बोला। अल्फा बराबर 2 ले लीजिए और बीटा बराबर आप 1 ले लीजिए और इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट कर लीजिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है फार्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा अब प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसको सोल्व करिएगा तो एक्स का यही आंसर आएगा 2,1। तो हमने अपना इक्वेशन ले लिया क्योंकि उसका इक्वेशन खराब है, उसमें हम जाएंगे हम फंस जाएंगे। ठीक, अब सुनिए, अब कंपेयर कर लेते हैं फटाफट। यहाँ से ए का वैल्यू बोलिए कितना होगा 1 और बी का वैल्यू -3 और का वैल्यू 2। अच्छा, हमसे पूछा जा रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसका वैल्यू अगर हमसे पूछा जा रहा है तो आप करिए क्या, निकाल लीजिए 1/अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा को हमने 2 माना था, 2 का स्क्वायर 4 और 1/बीटा स्क्वायर यानी 1 आई स्क्वायर करिए तो कितना आ जाएगा, बीच में ये माइनस लगा हुआ है तो -3/4 यानी 9/16। यानी मेरा जो आंसर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, आपका 9/16 आ जाएगा, घबराने वाली बात नहीं है। अब सुनिए, अब हम देखेंगे मेरा कि कौन सा ऑप्शन में 9/16 आ रहा है। तो आइए हम इसको चेक करते हैं। सबसे पहले यही दिखने में लग रहा है बड़ा, बी स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9 बटा सी की पावर 4 यानी 16, फिर बी स्क्वायर यानी 9 और -4ac। तो 4ac को गुना करिएगा तो 4 दूनी 8। बहुत अच्छा, डायरेक्ट आ गया 9/16, यही ऑप्शन सही है। दूसरा वाला नहीं सेट होगा, नहीं, दूसरा वाला चेक कर देता हूँ। बी स्क्वायर -4ac क्या आ जाएगा 1, तो 1/c स्क्वायर तो 1/4 आ जाएगा, 9/16 नहीं आएगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो इतना उसको दिमाग खराब नहीं है कि वो इस तरह से सेट कर देगा। तो हम इस तरह से आए, हाँ 4 होगा ही होगा। तो ये तरीका से बनाइएगा तब बन पाएगा टाइम पे, अदरवाइज इसको छोड़ना पड़ेगा आपको एग्जाम में, कोई उपाय नहीं है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने 2 1 लिया तब आप बना सकते हैं, आप दूसरा कोई वैल्यू लीजिएगा। आप जाके घर में इसको प्रयोग करिए कि आप अलग अलग वैल्यू लीजिए, देखिए अलग हर बार वही आंसर आता है कि नहीं आता है, तभी तो आइडिया बनेगा ना। आगे देखिए, ये आपको कम खराब दिख रहा है क्या, सोल्व करने जाइएगा, हिसाब से देता है इसलिए ताकि छोड़ के भागे बस, लेकिन हम इसको छोड़ने वाले में से नहीं हैं, हम इसको बना ही देंगे। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है, वो समकोण कह रहा था, हम अपना मन से समकोण ले लेते हैं एक, जिसका भुजा अपने मन से खोजिए जल्दी जल्दी। सबसे अच्छा समकोण दुनिया में हमको लगता है 3 4 5 वाला है ना, सबसे आसान। वैल्यू भी पुट कर दें 3 4 5 वाला कर देते हैं, जल्दी जल्दी होता है ट्रिगोनोमेट्री में। दिए गए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ए है, तो यहाँ से ए का वैल्यू निकालिए। तो क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो क्षेत्रफल आपने 6 निकाल लिया, बहुत अच्छा। और बी एक ऐसी भुजा है जिस पर समकोण है, यानी ये बी का वैल्यू है 4। ये किसका वैल्यू दे रखा है, ये आपको दिख रहा है ना, ये बी का वैल्यू कितना दे रखा है 4 दे रखा है। कर्ण पर शीर्षलंब की लंबाई पूछ रहा है, ये वाला आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा, आप बताइए जल्दी से क्या होगा। ये तो तुरंत निकल जाएगा, अभी मैंने बोला था ना क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल 4 तिया 12 यानी 6 बटा कितना आ जाएगा, या ये वाला निकालिए ना, ये तो कैसे भी निकाल सकते हैं। आप ऐसा करिए ना, रुक जाइए, क्षेत्रफल निकालिए इसका, एक बार बेस 4 लीजिए, हाइट 3 लीजिए और वहाँ से क्षेत्रफल एक बार करिए। उधर से क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा, एक बार बेस ले लीजिएगा 5 और हाइट ले लीजिएगा h, तो ये तो कटिए ना जाएगा। देखिए कभी भी पूछेगा ना तो अब मैं एक चीज़ बता देता हूँ, इसको गुना करके इससे भाग दे दीजिएगा, 4 तिया 12/5 डायरेक्ट यही काम करना, हर बार वो काम नहीं करते रहना। इसको गुना करके उससे भाग दे दीजिएगा, डायरेक्ट आपका वो निकल जाएगा। हाँ ये वाला परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, 12/5 आ गया। मेरा आंसर क्या आना चाहिए 12/5। तो मेरा आंसर जिसमें 12/5 आएगा वही मेरा आंसर सही है। अब देख लेता हूँ किसमें आंसर आता है। आइए पहला ऑप्शन को शुरुआत करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, चलने से पहले थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, कहीं पर ए के बारे में जिक्र किया है प्रश्न में, स्मॉल ए के बारे में। तो जब कहीं पर स्मॉल ए के बारे में जिक्र ही नहीं किया है तो ऑप्शन में स्मॉल ए कहाँ से आ सकता है। तो पहले मेरे जहाँ स्मॉल ए लिखा है उसको भगाइए, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ बी चाहिए ए चाहिए बस। हाँ ये दोनों में लड़ाई होगा।
अब 2a² b, अगर बी ऑप्शन की मैं बात करूं तो 2a², तो ए का वैल्यू 6 यानी 36, और बी का वैल्यू 4, बहुत अच्छा, बटा बी की पावर 4 करिए, तो बी की पावर 4 यानी 4 की पावर 4 256, अब प्लस 4a², तो a² यानी 36 और 44, बाहर नहीं निकलेगा तो पहले इसको भाग जाएंगे यहाँ छोड़ के, निकल रहा है ना लगता है, हाँ तो 36 दूना 4 दूना 8 गुना 36 पहले कर लेता हूँ, नीचे 256 और 144 मिलके 400 होता है, 400 का 20 हो जाएगा ना, 4 दूना 8 4 पचे 20, 72/5, अब आना चाहिए था कितना, तो ये तो आया नहीं लगता है, नहीं आया ना, तो ये नहीं होगा, इसको फिर चेक करना पड़ जाएगा, 2ab करिए, ये तो नीचे लगता है वही चीज़ है ना कॉमन, नहीं नहीं इसमें नीचे तो सेम है, तो हम क्यों बार बार सॉल्व करें, नीचे 20 रह देते हैं, ऊपर 2ab करिए, तो 2a4 एरिया 6 और b के जगह कितना करिएगा 4, इसमें चेक करके देखिए, 4 पचे 20, 12/5 आ गया, आना ही आना है उसको, समझे। तो ये 2 क्वेश्चन ऐसा था जो कि एग्जाम में छोड़ने वाला क्वेश्चन था, लेकिन आज के बाद ये क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप इसी को बनाइएगा, कि छोड़ के आप भागेंगे नहीं, इसको हम क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। अगर आप लोग को भी अच्छा लगा होगा, पता नहीं आप लोग यहाँ तक हैं कि नहीं हैं, यूट्यूब पर क्या करते हैं ना, बीच में ही गायब हो जाते हैं 2-4-5 मिनट देख करके, तो जो मित्र यहाँ तक देख रहे हैं वो इस टाइम कमेंट करिए, ताकि हम ये देख सकें कि आप यहाँ तक पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, और उसके बाद जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लास्ट तक पता नहीं आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे, और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 102 नंबर, 102 में देखिए क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि एक कोण के कोटि पूरक का 7 गुना, कोटि पूरक जोड़ के 90 डिग्री, इंग्लिश में उसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, और एक होता है सप्लीमेंट्री समपूरक, तक कोटि पूरक कोण कहेगा तो 90 डिग्री माइनस थीटा, और समपूरक कोण कहेगा तो 180 डिग्री माइनस थीटा। तो किसी भी एंगल का कोटि पूरक आपसे पूछे तो वो क्या होता है 90 डिग्री माइनस थीटा, समपूरक पूछेगा तो ये, तब बोल रहा है कोटि पूरक का 7 गुना, कोटि पूरक का 7 गुना समपूरक के 3 गुना के बराबर है, तो बताइए वो कौन सा एंगल हो सकता है, बस 3 गुना से कोई बात नहीं है, बस हो गया, सोल्व कर दीजिए, तो 963 630 माइनस 7 थीटा, और यहाँ 18 × 54 540 माइनस 3 थीटा, 630 में 530 घटा दीजिए 100, और उधर 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 4 थीटा, 25 बार में 25 डिग्री, बहुत अच्छा, आगे करिए, इसको तो ऐसा ही आप लोग बना दीजिएगा, नहीं देखते के साथ आंसर करने वाला है, तो ऐसा ऐसा भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है क्या। चित्र में ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब किसको बोलते हैं, जिसकी एक जोड़ी भुजा समांतर होती है, ए दिया हुआ है 55 आई 70, CD का जोड़, जिसको नहीं भी कुछ पता है वो भी आदमी क्या कर लेगा कि उसको पता है सभी का जोड़ 360 होता है, तो 360 में इसको माइनस कर दीजिए, 7 5 12 यानी 125, तो 360 में 125 माइनस करिएगा तो कितना आ जाएगा 235 की, यही आएगा, आप लोग बोल रहे हैं तो हम आंसर मार रहे हैं, बाकी आप लोग हटा लीजिएगा, तो चलिए ठीक है, आगे देखिए इसको 104, इसमें क्या बोला जा रहा है, बोल रहा है त्रिभुज की भुजाएं 50 40 और 30 है, 50 40 30 जीरो को छोड़ दीजिए, कभी भी साइड वाला ना समझ में आवे तो आप रेशियो ले लीजिए, उससे पता चल जाएगा कि ये समकोण त्रिभुज बना रहा है कि नहीं बना रहा है, जैसे 5 4 3 ट्रिपलेट बना रहा है, तो सबसे अच्छा बात है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल रहा होगा, हाँ या नहीं, तो अगर ये 50 है 40 है तो ये कितना हो जाएगा 30। अब बोला जा रहा है कि 50 मीटर की भुजा के सामने वाले शीर्षलंब की लंबाई, अभी मैंने ये हाइट निकालने के लिए बताया, बोलिए इसको गुना करके उससे भाग बताए थे ना, लगा लीजिए वही वाला, कितना करते रहिएगा हर बार,
तो 0 से 0 और 5 या 40 यानी 8 तिया 24 मीटर। कोई बात नहीं है, डी हो जाएगा। अब आगे आइए, इसको करिए। बोल रहा है समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में ए और बी के अर्धक ओ बिंदु पर मिलते हैं। समांतर चतुर्भुज, समांतर जिसके सम्मुख भुजाएं समांतर होती है उसको हम लोग समांतर कहते हैं। ए बी सी डी। अब पढ़िए आगे जरा सा, ध्यान से पढ़िएगा। ए और बी का समद्विभाजक कहाँ पे मिलता है? ओ पर मिलता है। समांतर चतुर्भुज का समद्विभाजक 90 डिग्री पे काटता है, ये वाला याद रख सकते हैं। लेकिन कहीं हमको नहीं याद रहेगा तब क्या करेंगे? क्योंकि बहुत सारे बात इतना रिजल्ट बनता है कि आप कितना याद करिएगा। तो जब आपको नहीं याद रहेगा तो आप करिएगा क्या, एक काम करिएगा, भूल जाइए कि क्या होगा हमको नहीं पता है। आपको जो दिल करता है एंगल मान लीजिए, ई बराबर ई कुछ भी मानिए, बोलिए, आप जो कहिएगा वही मानेंगे। चलिए 60, तो ई 60 तो ई भी 60 होगा। तो ये जोड़ करके ई लगातार दो एंगल को जोड़ते हैं समांतर चतुर्भुज में तो कितना होता है? 180। तो 120 हो चुका है, तो ये वाला कितना होगा? और सम्मुख कोण बराबर होता है, तो ये पक्का है कि 30-30 होगा। 120 नहीं 60 है ना होगा, तो 60-30 तो ये कितना हो जाएगा? आ गया 90। आप दूसरा एंगल लेके देखिए, अब 50 लीजिए, कोई जीरो लीजिए, उस पर भी बनेगा। जीरो लीजिएगा तो 0 0 हो जाएगा, तो ये अकेले 180 हो जाएगा, तो वो अकेले 180 हो जाएगा, तो 90 अकेले हो जाएगा, तो ये पक्का 90 होगा। ये जीरो है तो ना, जोड़ के 180 होगा। माइनस में एंगल लीजिएगा फिर भी बन जाएगा ये। अब मैं क्या कहूँ, लेकिन आपको ये काम नहीं करना है, माइनस में लेना है, आपको छोटा वैल्यू लेके कर लेना है, ठीक है। इसको पढ़िए क्या बोल रहा है। 5 वर्ष में किसी धन का साधारण ब्याज, 5 वर्ष में किसी धन का जो साधारण ब्याज है वो क्या है? साधारण ब्याज धन का 1/4 है, तो धन कुछ मान लीजिए, धन को मान लीजिए 4, तो जो ब्याज बना है वो 1/4, तो 4 का 1/4 कितना बनता है? 1। और टाइम 5 साल है, ये है, रेट पूछ रहा है, फार्मूला लगा दीजिए। ब्याज का क्या होता है फार्मूला? रेट का, दर का, ब्याज गुना 100, बोलते जाइए, मूलधन गुना समय, समय रहा 5 साल। अब जितना जल्दी आप काट सकते हैं इसको, 20 से 5 बार में, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहा होगा? 5%। कौन ऑप्शन? इसको करिए। दी गई आकृति में बी ए डी 60 है। बी ए डी कहाँ है जल्दी देखिए, पहले उसको लोकेट कीजिए। बी ए डी ये वाला एंगल है 60 डिग्री, आई ए डी सी 105 है, ए डी सी, तो सीधा लाइन 180 बनाते तो 75 होना चाहिए ऊपर वाला, सही है ना? अच्छा, और आप एक चीज़ और गौर कर रहे हैं, पूछ रहा है आपसे डीपीसी ना, डीपीसी ये वाला पूछ रहा है। ये तो निकल जाएगा, कोई एक और निकल जाएगा तो हो जाएगा। ये एक चक्रीय चतुर्भुज बना रहा है, एबीसीडी देखिए तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना रहा है, तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180, तो ये 60 है, तो ये कितना होना चाहिए? 120। तो ये अगर 120 हो ही गया तो ये पक्का ही 60 होगा। अब आप एंट्री मार दिए इसमें, क्या 135 तक तो पहुंच गया है, 45 डिग्री, यानी कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन हो गया। ये सब ज्योमेट्री में दम है। कल वाला जो ज्योमेट्री पढ़ाए थे वो कितना खतरनाक था, हैं? वो एकदम मेंस लेवल तक का क्वेश्चन हम उठाए हुए थे, बहुत अच्छा अच्छा। उतना अगर आप कर लीजिएगा ना, और उसको एक बार, 2 बार, 3 बार देखिएगा, है ना, कंप्लीट हो जाएगा। आज का आखिरी सवाल 108। रेखाखंड ए बी सी डी पर ओ पर प्रतिच्छेद करता है। ए बी और सी डी 2 रेखाखंड है, तो बेकार वाला लाइन ले लिए।
रेखाखंड ए बी और सी डी, ए बी और सी डी कहाँ पे प्रतिच्छेद करता है? ओ पर। चलिए ओ नाम दे दीजिए। अगर मान लीजिए कि ओ पर प्रतिच्छेद करता है, तब बोल रहा है अधिक कोण बी ओ सी, मैं पढ़ रहा हूं ना सही से, हाँ, अधिक कोण बी ओ सी आंतरिक द्विभाजक ओ एफ है, बी ओ सी का समद्विभाजक कौन है? ओ एफ है। ये समद्विभाजित इसको कर रहा है ना। फिर आगे देखिए, न्यून कोण ए ओ सी, तो न्यून कोण ए ओ सी का समद्विभाजक ओ ई है। आपको देखने से लग रहा है कि 90 डिग्री जैसा बन रहा है। तब पूछा जा रहा है आपसे एफ ओ ई बताइए, एफ ओ ई, तो 90 डिग्री कैसे होगा समझिएगा थोड़ा, ऐसे नहीं 90 डिग्री मार देना है। एक बी ओ सी 130 बता रहा है, बी ओ 130 बता रहा था, कितना कितना हो जाएगा? अच्छा ये पूरा 130 है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल सी भी कितना होगा? अच्छा ये पूरा सीधा लाइन है, तो सीधा लाइन है तो कितना बनना चाहिए? जिसमें 130 है तो 50, तो 25 25 होगा, तो ये भी 50 डिग्री। अब जो कहेगा उसको आप बना दीजिएगा। एफ ओ ई, एफ ओ ई, तो एफ ओ ई 65 और 25 कितना? 90। तो आज का सेवा समाप्त। तो ये सेट है। आज आप लोग को क्या किया गया है? आधा यानी टोटल 80 या 85 क्वेश्चन जो भी रहा, उसका आज कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन हुआ है? 46 क्वेश्चन हुआ है। तो 46 को और होगा। हाँ तो मेरे दोस्त आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप लोग बताइए, और सेट का प्रैक्टिस करते रहिए मेरे साथ। दूसरा इसका पार्ट होगा जिसमें कंप्लीट एक सेट, कंप्लीट एक सेट का सॉल्यूशन हम लोग 2 पार्ट में करने वाले हैं, जिसमें आज का एक पार्ट रहा, दूसरा पार्ट में यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। यानी याद रखिएगा 108 हुआ है, 109 नंबर से लेकर 150 नंबर तक, है ना, इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। कहाँ गए? बुलाइए तुमको। आ रहे हैं, बंद अभी नहीं हुआ है अभी तक। अरे बंद हो रहा है, ये देखिए ना, कहाँ गए वो? स्टॉप रिकॉर्डिंग कैसे होगा? इस पे नहीं, काम ही नहीं कर रहा।